अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल विद लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। दिसंबर में जहां रातें सर्द और लंबी होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही एक सर्द रात में सुनसान सड़क पर एक शख्स गिरता फिरता चल रहा था। इतनी सर्दी में भी वो ड्रेस सफ़ेद शर्ट पहने जिस पर जगह जगह खून के दाग लगे हुए थे नज़र आ रहे थे। वो एक हाथ में अपना महंगा तरीन मोबाइल फ़ोन अपने कान से लगाए किसी से रबते करने की कोशिश कर रहा था, मगर इस घने जंगल में वो किसी से भी रबता नहीं कर पा रहा था। जबकि दूसरा हाथ इसका अपने पेट पर आए ज़ख्म पर था, जहाँ से खून बहते ज़मीन पर निशान छोड़ता जा रहा था। वो चलते चलते काफ़ी दूर निकल आया। अचानक इससे चलना मुश्किल होने लगा। ज़ख्म से उठते दर्द की वजह से वो वहीं ज़मीन पर लेट सा गया। दर्द की एक लहर इसके जिस्म में दौड़ी, जिसकी वजह से इसने अपनी आंखें सख्ती से मींची। इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बेजान हो रहा था। इसने दोबारा अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली, तभी सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट्स इसकी आंखों में पड़ी। इसने बामुश्किल अपना हाथ इस आंखों के आगे रखा ताकि रोशनी इसकी आंखों में ना पड़े। गाड़ी कुछ फासले पर रुकी। अंदर से एक लड़का और लड़की बाहर निकलते इसकी तरफ बढ़े। इसे जख्मी हालत में देखते, इसके भारी वजूद को उठाते अपनी कार की तरफ लाते इससे पिछली सीट पर लटा दिया और इसे मुसलसल कहते रहे, देखो आपको होश में रहना है, मुझे यकीन है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसने इनकी बात पर हल्का सा सर हिलाते इनको यकीन दिलाया। हॉस्पिटल के करीब गाड़ी रुकते उन्होंने स्ट्रेचर पर इसे डाले हुए हॉस्पिटल के अंदर ले गए। एक फीमेल डॉक्टर पास आकर रुकी। इसकी बंद होती आंखों ने वो आखिरी चेहरा देखा था। बेहोश होते इसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान दौड़ी। 3 दिन मुसलसल वो दवाइयों के ज़ेर असर में रहा। जागती उठती कैफियत में वो इसे अपने बहुत करीब महसूस करता रहा था। चौथे दिन इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई, लेकिन इसे चलने फिरने से सख्ती से मना किया गया था। होश में आने के बाद इसकी नज़र अपने वफादार सेक्रेटरी पर पड़ी, जो इसके साथ साय की तरह रहता था, लेकिन इस दिन वो इसके साथ नहीं था। इसके मना करने पर वो इसके साथ नहीं गया था। सर, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने हाथ बांधते हुए दस्तगीर ने कहा। इसकी बात पर आलिम ने अपनी आंखें बंद की तो एक चेहरा इसकी आंखों के सामने लहराया। दस्तगीर ने इसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट दौड़ती देखी। अपनी नीली आंखें खोले आलम ने दस्तगीर की तरफ देखा। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने आज ही दुनिया में कदम रखा हो और जैसे मैं किसी गहरी नींद से जागा हूँ। मुझे मिल गई है दस्तगीर। सारी गुफ्तगू में दस्तगीर अब अपनी नज़रें उठाकर आलम को देखा, जिसके चेहरे पर अब कोई तकलीफ और परेशानी नहीं थी। सर, वो तो, आलम ने इसकी बात काटते कहा, जिंदा है वो, मैंने खुद देखा है इसे अपनी इन आंखों से। आलम ने अपनी आंखों को छूते हुए कहा, आलम सर, आपकी आंखों का धोखा नहीं, ये धोखा नहीं है, ये धोखा नहीं है, तुमने सुना, ये धोखा नहीं है मेरी आंखों का। आलम ने इसकी बात टोकते गुस्से से कराते हुए कहा। दस्तगीर अपनी नज़रें नीची कर ली। वो इसी हॉस्पिटल में जॉब करती है। मैं इन सब को नहीं बख्शूंगा जिन्होंने मेरी हीर को मुझसे दूर करना चाहा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। 24 घंटों में पता करो कहाँ रहती है वो, सब कुछ पता लगाओ। दस्तगीर इसकी बात पर अमल करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। आलम ने अपनी आंखें बंद की। जब इससे इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, आलम ने आसगी से अपनी आंखें खोली। अपने सामने से देखते ही इसे अपनी रूह तक सुकून मिला। इसकी आंखों की प्यास बुझ गई। हीर हाथ में फाइल थामे इसके पास आकर रुकी। इसके साथ ही एक नर्स थी जो आलम के हाथ पर लगी ड्रिप उतार रही थी। आलम इसके हर नुकुश को देख रहा था। सफ़ेद सुर्ख सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, खड़ी मगरूर नाक, गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ जो हल्के हल्के हिल रहे थे। वो पास खड़ी नर्स को कुछ हदायत दे रही थी। खुद पर गहरी नज़रें महसूस करते हीर ने आलम की तरफ देखा, जो इसके देखने पर भी अपनी नज़रें नहीं हटाया। हीर ने अपनी पशानी पर बर डाले। आलम को घूरा, लेकिन इस पर कोई फ़र्क ना पड़ते देखते हीर अपनी फाइल थामे वार्ड से बाहर आ गई, लेकिन मुड़कर एक नज़र देखना नहीं भूली। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हीर ने फाइल टेबल पर रखते हुए बड़बड़ाते कहा, अब क्या हुआ? पास खड़ी मेहर ने फ़ोन चलाते हुए कहा, वो बेड नंबर 11 जो कल आया है, पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगा। अरे तुम इसे छोड़ो, मैंने इतना हैंडसम सा लड़का देखा है, देखने में वो किसी का गार्ड लग रहा था। मेहर ने हीर को दस्तगीर के बारे में बताते हुए कहा। हीर ने अपनी आंखें छोटी करके से घूरा, जो किसी गैर मर्द के लिए तस्बरे कर रही थी। क्या ऐसे क्या घूर रही हो? प्यारा लगा मुझे इसलिए बोल दिया। मेहर ने अपनी आंखें घुमाते कहा, अच्छा ड्रामेबाज औरत, मैं जा रही हूँ, मेरी शिफ्ट ख़त्म होगी, फिर कल मिलेंगे। अपना सफ़ेद कोट उतारते अपने हाथ में पकड़ा और सर पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़े हुए हीर ने मेहर को कहते हुए कैबिन से बाहर निकल आई। रिक्शे वाले को पैसे देते हुए अपने हॉस्पिटल तक चलने लगी अपने हॉस्टल तक पैदल चलने लगी। हीर को ऐसा लगा
जैसे इसका कोई पीछा कर रहा हो। अपनी गर्दन मोड़ के पीछे देखा लेकिन कोई भी नहीं था। पता नहीं क्या हो गया मुझे। बड़बड़ाते हुए वो हॉस्टल के गेट तक पहुंच गई। अगले दिन आलम को डिस्चार्ज कर दिया गया था। हीर अपने कैबिन में आई तो उसे टेबल पर सरों गुलाबों का बुके नजर आया। वो इसके ऊपर से चिट उतारते उसे पढ़ने लगी। शुक्रिया जान बचाने के लिए। हीर अपने हाथ में वो चिट पकड़ते हुए इन लफ्जों पर गौर कर रही थी जब महर ने इसके कान में सरगोशी करते कहा, ये देखो दिन में तुम कितने लोगों की जान बचाती हो। अब कैसे पता चलेगा ये दीवाना कौन है। ही ने महर की तरफ देखते चिट मरोड़ कर पास रखी बास्केट में फेंक दी। अरे ये क्या किया तुमने। मैं होती तो दिल से लगा कर रखती। महर चुप करो। ही ने इसे चुप करवाते कहा, या सोचो कौन होगा वो शहजादा जिसने सुर्ख गुलाब दिए हैं। महर ने बुके से एक गुलाब निकालते हीर के बालों में लगाते कहा, मेरा कोई मरीज ही होगा। सेहत बेहतर होने पर शुक्रिया कह रहा है। लारेब ने इसे यकीन दिलाने से ज़्यादा खुद को दिलाते हुए कहा, हाँ हो सकता है कोई आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो, मरीज हो। मेहरबाज आ जाओ। हीर ने टेबल पर पड़ा गिलास उठाते से मारना चाहा मगर लारेब कैबिन से बाहर निकल गई। फूल पहुंच गए जी सर। दस्तगीर ने आलम की बात के जवाब में नजरें झुकाते हुए कहा। आलम के होठों पर दिलकश सी मुस्कान दौड़ी। सर अब क्या करना है। आलम ने अपनी गर्दन मोड़कर दस्तगीर को देखते कहा, इंतजार। तभी दस्तगीर के हाथ थामा। आलम का फ़ोन बजने लगा। सर ये मैडम की कॉल आ रही है। आलम को फ़ोन थामते दस्तगीर कमरे से बाहर निकल गया। हेलो सोफ़े की पुष्ट से सर टकाते आलम ने कहा, क्या हुआ आलम बेटा, कब तक न हमसे नाराज़ रहोगे। मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती है। मेरा क्या कसूर है आखिर। आलम ने इनकी बात काटते कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप मेरी कुछ लगती है तो, पर कैसी फ़िक्र। और प्लीज़ आप मुझे परेशान मत करें। आलम ने इनकी बात सुने बगैर कॉल बंद कर दी। हीर के फ़ोन पर कॉल आती हुई देखते पिक की। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, पास ही हैं। हीर ये बात कर अपनी अम्मी से महर ने फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं। मैं ठीक हूँ जी। एक छुट्टी ली है मैंने, क्या करूँ। डॉक्टर साहब नहीं देते इतनी छुट्टियाँ, आपको पता तो है। फिर मेरी जॉब का। अच्छा मैं मिलूँगी जैन से। महर के कान खड़े हुए। अच्छा मैं फिर करती हूँ आप बात आपसे घर जाकर, अभी मेरी शिफ्ट है। ओके खुदा हाफिज़ कहते कॉल बंद की। क्या बोल रही थी आंटी। हीर ने नासमझी से इसे देखते कहा, किस बारे में। अरे यार जैन भाई के बारे में। तुम्हारे कान मेरी तरफ ही थे। हीर ने इसका कान खींचते हुए कहा, आह क्या कर रही है, मेरा कान बड़ा हो जाएगा। छोड़ो यार, फिर कौन मुझसे शादी करेगा। अपना कान छुड़वाते हुए महर ने कहा, मैं घर जाऊंगी तो अम्मी को बोलूँगी तुम्हारा रिश्ता देके। हीर ने से धमकी देते कहा, मैं तो इस गार्ड से ही शादी करूंगी। महर हंसती हुई बोली। हीर अफसोस से सर हिलाती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। आलम सर मैडम किसी लड़के से मिलने रेस्टोरेंट आई हैं। वो इस वक्त इसी रेस्टोरेंट में मौजूद था। हीर की टेबल से एक टेबल के फासले पर बैठे जब इसने आलम को खबर देते कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, कौन है वो लड़का। आलम ने कुर्सी से उठते कहा, सर वो हीर मैडम का मंगेतर है, शादी होने वाली है इनकी। दस्तगीर की बात पर आलम ने अपना गुस्सा जब्त करते आंखें बंद की। नजर रखो इन पर। दस्तगीर जी सर कहते कॉल काट दी। ऑफिस में बैठे आलम ने अपनी टाई ढीली की। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मेरे साथ ऐसा। आलम ने शीशे का गुलदान तोड़ते धारते हुए कहा। अपना हाथ अपनी आंखों के आगे किया जिससे बहुत तेजी से खून बहते हुए जमीन पर गिरने लगा। आप इस रिश्ते से खुश हैं ना। हीर ने जैन से पूछा। जैन इसकी बात पर खामोश सा हो गया लेकिन मुस्कुराकर बोला, जी जी बिल्कुल। एक टेबल छोड़े दस्तगीर के कान इनकी तरफ ही थे। हीर को जैन नहीं पसंद था लेकिन अपनी अम्मी की रजामंदी से इसने हाँ की थी। पता नहीं मैं इसके साथ खुश रह सकूंगी भी कि नहीं। जूस पीते हुए हीर ने सोचा, आलम सर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। जैन नाम इस लड़के का, काम वगैरह कुछ नहीं करता, दिन भर अपने दोस्तों के साथ बाइक पर बैठकर कॉलेज से निकलती लड़कियों को देखता है। मुझे तो बहुत मशकूक लगा। दस्तगीर ने आलम के हाथ की तरफ देखा। इनकी उंगलियों से अभी भी खून बह रहा था लेकिन परवाह किसे। सर आपके हाथ पर चोट। दस्तगीर से रहा ना गया। वो कैसे देख सकता था अपने सर को इस हाल में। आलम कुछ कहे बगैर उठा। दस्तगीर भी इसके पीछे लपका। दस्तगीर तुम यही इंतजार करो, आलम अपनी बात कहता हुआ हॉस्पिटल के अंदर चला गया जबकि वो वहीं खड़ा रहा। मुझे ट्रीटमेंट डॉक्टर हीर से चाहिए। आलम ने हीर के ऑफिस में आते हुए कहा। वहाँ खड़ी कुछ डॉक्टर्स मुड़मुड़ कर आलम को देख रही थी। हीर भी इसकी बात पर चुप सी होगी। सामने वाले की पर्सनैलिटी की ही ऐसी थी। सर आलम दुरानी आप बैठे तो। डॉक्टर शहबाज ने कहा। वो आलम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। आप यहाँ बैठ जाएं। हीर ने अपनी नज़र झुकाते हुए कहा। हीर आप इनके हाथ का ट्रीटमेंट करें अच्छी तरह से। हीर इनकी बात पर सरह आ गई। आप अपने नाजुक कपकपाते हाथों से इसने आलम का हाथ थामा। इसके हाथों की कपकपाहट अच्छी तरह महसूस करते आलम के होठों पर मुस्कुराहट आई। वो अब कॉटन से इसकी उंगलियों को साफ कर रही थी। इसके गालों को छू रहे थे। हीर ने बैंडेज करने के बाद आलम की तरफ देखा जिसे ही मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। गोरी रंगत नीली आंखें, खड़ी मगरूर नाक, हल्की दाढ़ी, घनी मूंछों तले लब, गुलाबी तर्शे हुए होंठ। वो बहुत खूबसूरत था। ही ने कभी किसी मर्द को आंख उठाकर नहीं देखा था लेकिन आलम को देखते इसका दिल किया। वो
इसे देखती रहे। हीर जल्दी से अपनी नज़र चुराते हुए उठी। आलम भी कुर्सी से उठा। शुक्रिया कहते हुए वो ऑफिस से बाहर निकल गया। महर जो घर जा रही थी, सामने ही ब्लैक पेंट कोट पहने, गर्दन तक आते बालों को सलीके से सेट किए हुए दस्तगीर पर इसकी नज़र पड़ी। इसकी आंखें यकदम चमकी। महर ने इसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। हेलो। पास खड़े होकर महर ने इसे कहा। दस्तगीर ने एक नज़र से देखते दोबारा अपनी नज़रें कॉरिडोर पर मरकोज की। सड़ा हुआ करेला है। अच्छा है। गुरूर किस बात का है? इसे मुझे इग्नोर किया इसने। अभी बताती हूँ। महर ने इसे देखते हुए सोचा। हेलो, मैं आपसे कह रही हूँ। वो अब इसके सामने आकर खड़ी होगी। दस्तगीर ने सामने खड़ी लड़की को देखा जो उसके सीने तक मुश्किल से आती थी। दस्तगीर ने अपनी ब्लैक ग्लासेस के अंदर से इसे गुस्से से घूरा। वो मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? ज़रूरी कॉल करनी है। वो मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? ज़रूरी कॉल करनी है। दरअसल मैं अपना फ़ोन लाना भूल गई हूँ। मुझे अपनी बहन को कॉल करनी है। प्लीज़, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। महर ने मस्किनों जैसी शक्ल बनाते हुए कहा। दस्तगीर ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाल के इसे पकड़ाया। महर ने इसका मोबाइल पकड़ते कुछ फासले पर आ गई। दस्तगीर इसकी तरफ मतवज्जो नहीं था। जल्दी से इसने इसका नंबर निकाला। अपने बैग में से अपना फ़ोन निकालते इसके नंबर की कैमरा ऑन करते तस्वीर ली। फिर अपना फ़ोन दोबारा बैग में रखते हुए वो उसके पास जा खड़ी हुई। ये ले आपका फ़ोन, शुक्रिया। दस्तगीर ने आगे से कोई जवाब ना देते हुए अपना फ़ोन थाम लिया। इससे सड़े हुए इंसान का दिमाग देखना मैं कैसा सेट करती हूँ। महर आगे का मंसूबा बनाती वहाँ से गायब हुई। कितनी देर वो करवट बदलती रही। फिर उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। खिड़की से पर्दे हटाते हुए इसकी नज़र आसमानों पर बादलों में गिरे चांद पर पड़ी। एक हवा का झोंका आया। हीर के बाल इसके चेहरे को छूने लगे मगर इसने इन्हें हटाने की कोशिश नहीं की। वो बस आंखें बंद किए किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। इसकी आंखों के सामने एक चेहरा लहराया। हीर ने अपनी आंखें खोल दी। क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों बार बार इसे ही सोच रही हूँ? उसका दिल यकदम उतर गया। सब चीज़ों से अपना सर झटकते हीर खिड़की बंद करते दोबारा बेड पर आकर लेट गई मगर वो इससे अपने दिमाग से नहीं झड़क पाई। महर ने दस्तगीर के फ़ोन पर मैसेज किया। कितनी देर वो इसके मैसेज का इंतज़ार करती रही मगर आगे से कोई इसका रिप्लाई नहीं आया। हिम्मत करते इसने कॉल कर दी। तीसरी बेल पर कॉल पिक की। दूसरी तरफ किसी नींद में डूबी आवाज़ आई। जी कौन? दस्तगीर ने अपनी नींद से बोझल आंखें खोले, घड़ी की तरफ देखा जो रात के 2 बजा रही थी। कौन बोल रहा है? इस बार इसने ज़रा सख्त लहजे में पूछा। दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। दस्तगीर अपना फ़ोन ऑफ करते दोबारा आंखें बंद कर गया था। अगले दिन जब हीर अपनी ड्यूटी पर आई तो टेबल पर गुलाब के फूलों पर नजर पड़ी। चिट उतारते इसने पढ़नी शुरू की। बाल खोला करे, तुम खुले बालों में ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। हीर ने जल्दी से चिट फाड़कर फेंकी। तभी इसकी नज़र ऑफिस में लगे शीशे पर अपने अक्स पर पड़ी। अपने बालों में लगा कैचर उतार दिया। खुद को देखते इसके होंठ मुस्कुराए। क्या बात है, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। महर ने इसके ऑफिस में आते हुए कहा। वैसे ही क्यों, मैं मुस्कुरा नहीं सकती? मैंने कब कहा? वैसे कैसे किसे याद करके मुस्कुरा रही थी? हीर इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जैन भाई को या? हीर ने इसकी बात काटते कहा। मैं किसी को याद नहीं करी आई समझ, लेकिन कोई आपको बहुत शिद्दत से रोज़ याद करके ये रोज़ भिजवाता है। काश कभी किसी को हमसे भी मोहब्बत हो जाए और हमारी भी नींदें उड़ जाए। नींद बड़ी आती है ना मुझे। हीर ने हंसते हुए हंसने लगी। खैर, मैं आज घर जा रही हूँ। खाला जान शादी के दिन डालने आ रही है। इतनी जल्दी? वैसे तुम्हारी अम्मी को ये जैन ही मिला था। हीर खामोश होगी। हीर, तुम मना कर दो शादी से। महर ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं नहीं कर सकती। अम्मी अब्बू ने ज़बान दी है, मैं इनका सर नहीं झुकने दे सकती। और तुम ये फजूल बात ना करो, जाकर मरीजों को देखो। हीर ने उड़ते हुए कहा। मेरा आलिम आ रहा है। खाने में किसी तरह की भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुकद्दस बेगम ने किचन में आते कहा। जी बड़ी बेगम साहिबा। खोसर ने सर हिलाते हुए कहा। अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शुएब साहब ने अपनी माँ को किचन में खड़ा देखा तो उनके पास चले आए थे। आलम का फ़ोन आया है, मुझे आ रहा है वो मुझसे मिलने। अम्मा जी ने खुश होते कहा। आप तो ऐसे कह रही हैं कि आलम आप ही का बेटा है, हमारा कुछ नहीं लगता। समर बेगम ने जहर खुंद लहजे में कहा। शुएब साहब अपना सर नफ़ी में हिलाते हुए वहाँ से रफू चक्कर हुए। हाँ, आलम मेरा बेटा है, तेरे से ज़्यादा मेरी सुनता है। अम्मा जी अपनी फातियाना मुस्कुराहट से देखते हुए कहा। पता नहीं मेरे बेटे पर क्या पढ़कर दम किया है उन्होंने। समर बेगम बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। तभी गेट से आती हुई गाड़ी नजर आई। आलम गाड़ी से निकलता हुआ अम्मा जी के पास आकर इनके गले लगा। आपको क्या ज़रूरत थी? मैं अंदर ही तो आ रहा था। मेरा शहजादा इतने दिनों बाद आया है। आंखें तरस गई हैं मेरी। अम्मा जी ने इसकी कुशीदा पेशानी चूमते हुए कहा। पास खड़ी समर बेगम ने आगे बढ़कर मिलना चाहा मगर वो इन्हें नज़रअंदाज करते हुए अम्मा जी के साथ आगे बढ़ गया। पीछे वो गम और गुस्से में खड़ी रह गई। मामा, आप ही जब से आई हैं बाबा के साथ ही चिपक गई हैं। हीरा ने तैयबा बेगम को शिकायत लगाते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, आज के दिन अगर तुम्हारी आपी ने जगह ले ली है तो। शायद साहब ने मुस्कुराते हुए हीरा को भी साथ लगाते हुए कहा। जारी सो रही हो?
हीर ने अपनी ज़ुबान दिखाते हुए कहा। हीरा ने इसे घूरा। अच्छा अब बहुत हुए लाड प्यार, खाना खा लें आप लोग अब। किचन से तैयबा बेगम ने आवाज़ दी। चलो भाई, अगर तुम्हारी माँ की बात ना मानी तो अगले 10 दिन तक बात नहीं करेगी मुझसे, शाहिद साहब ने कहा। इनकी बात पर हीर और हीरा दोनों हंस दी। क्या बात है, आलम बहुत खुश हो। मुकद्दस बेगम ने झोली में सर रखे आलम के बाल सलाते कहा, जो मुसलसल मुस्कुरा रहा था इनकी बात पर। बात ही ऐसी है, अम्मा जी ने इसका चेहरा देखते अंदाज़ा लगाया। ऐसी कौन सी बात है भाई, आपकी बहू से मिलकर आ रहा हूँ, आलम ने उड़ते हुए कहा। अम्मा जी ने नासमझी से कहा, किसकी बात कर रहे हो। अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ, हीर शाहिद की बात कर रहा हूँ, जो बचपन से मेरे निकाह में है। अम्मा जी ने इसका चेहरा देखते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है, वो तो जिंदा है वो। आलम ने इनकी बात पूरी करते हुए कहा, तुम मिले इससे। आलम ने इनकी बात पर असबात में सर हिलाते इन्हें अपने फ़ोन में हीर की तस्वीर दिखाई। अम्मा जी के कपकपाते हाथों से फ़ोन पकड़कर तस्वीर देखी। तस्वीर में हीर अपने ऑफिस में बैठी किसी मरीज से बात कर रही थी। अम्मा जी की आंख से एक आंसू टूटकर गाल पर फिसला। शाहिद शाहिद से मिले तुम। आलम ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। जल्द ही मिलूंगा इनसे और जल्द ही आपको आपकी बहू से मिलवाऊंगा मैं, वो ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, तब सामने से समर बेगम आती हुई नजर आई। इन्हें नज़रअंदाज करते आलम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था कि उन्होंने इसका हाथ पकड़ा। बेटा कब तक नाराज़ रहोगे मुझसे, आखिर मैंने क्या किया है। आलम ने अपना हाथ छुड़वा दिया, अपनी पेशानी पर बट डाले। इसने समर बेगम की तरफ देखा। आपको नहीं पता आपने क्या किया है। इसकी बात पर वो अपनी नज़रें झुकागी। मुझसे ज़्यादा आप जानती है, और जहाँ तक नाराज़ होने की बात है, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा आपसे। आखिर में आलम तल्खी से मुस्कुराया। नाराज़ अपनों से हुआ जाता है, और आप वो अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए कमरे से चला गया। किचन में अपने लिए पास्ता बनाते हुए दस्तगीर का फ़ोन चीख उठा। नंबर देखे बगैर इसने कॉल पिक की। हेलो, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हेलो, कौन बोल रहा है। हेलो, कॉल बंद कर दी गई। दस्तगीर ने अपना फ़ोन दोबारा शेल्फ पर रख दिया। पास्ता प्लेट में निकालते हुए वो लॉन्च में आ गया। टीवी ऑन करता वो अभी सोफे पर बैठा ही था कि इसका फ़ोन एक बार फिर बजने लगा। वॉल्यूम कम करते इसने कॉल पिक की। देखिए अब मुझे आपकी कॉल आई तो फिर देखना। दस्तगीर ने कॉल अभी बंद ही की थी कि फिर इसी नंबर से कॉल आने लगी। इसका दिमाग घुमा। कॉल पिक करते वो अभी कुछ कहता, मगर दूसरी तरफ से किसी लड़की की सुरीली सी आवाज़ आई। वो मुझे आपसे पूछना था कि फिर आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं तो बाज नहीं आऊँगी आपको बार बार कॉल करने से। देखिए मोहतरमा, मेहर ने इसकी बात काटते मुस्कुराते हुए कहा, देखा है मैंने आपको, तभी तो आपसे बात कर रही हूँ। दस्तगीर का पारा हाई हुआ, लेकिन वो जब्त करते हुए बोला, देखिए मेहरबानी करके आप इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा। अभी वो फ़ोन बंद करता कि मेहर ने कहा, मैं तो आपसे मिलना चाहती हूँ और आप राब्ता ख़त्म करना चाहते हैं। दस्तगीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। अच्छा तो तुम मुझसे मिलना चाहती हो, ठीक है, कल तो मुझसे। मेहर ने इसकी बात काटते कहा, शालीमार के पास एक अच्छा कॉफ़ी पार्क है, वहाँ कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ कहते इसने कॉल बंद कर दी। ये जो कोई भी है इसकी खैर नहीं। अपने ठंडे पड़े पासते हुए अफसोस से देखते हुए वो बड़बड़ाया। अगली सुबह वो पार्क में बैठा इसका इंतजार करता रहा। इसे वहाँ आए 3 घंटे हो गए थे, मगर इस कॉल वाली का कोई अता पता नहीं था। आखिर वो थक हाकर वहाँ से चला गया। कुछ फासले पर खड़ी दरख्त के पीछे मेहर ने इसे जाते हुए देखा। वो भी जल्दी से इसके पीछे लपकी। अपनी कार में बैठते हुए इसने इसकी बाइक का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बिल्डिंग के बाहर अपनी बाइक खड़ी जहाँ मेहर खुद भी रहती थी, वो अंदर चला गया। मेहर भी अपनी कार से बाहर निकलती हुई इसके पीछे, मगर कुछ फासले पर चलने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो अब ऊपर जा रहा था। इसे कुछ ऊपर जाते देखते हुए मेहर भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। दस्तगीर अपनी फ्लैट का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर चला गया। रूम नंबर 04 कमरे का नंबर देखते हुए वो मुस्कुराती हुई बोली, ये तो अपना पड़ोसी निकला, वाह। दस्तगीर लैपटॉप अपनी टांगों पर रखे ऑफिस का काम कर रहा था। आलिम अपने घर गया था, जिसकी वजह से दस्तगीर कंपनी और दूसरे कामों को भी वही देख रहा था। अभी वो कुछ काम कर रहा था कि इसका फ़ोन बजने लगा। नंबर देखते इसने गहरा सांस लेते कॉल पे की। मेहर ने इसकी बात काटते हुए कहा, सॉरी मैं आपसे मिल नहीं पाई, दरअसल कुछ मसला हो गया था, इसलिए आप मेरा इंतज़ार करते रहे होंगे। दस्तगीर ने अपने फ़ोन को घूरा जैसे वो इसे घूरा हो। नहीं, मैं क्यों इंतज़ार करूँगा, मेरा क्या दिमाग ख़राब है। इसकी बात मेहर ने अपने आने वाली हंसी को काबू करते हुए कहा, मुझे लगा, लेकिन खैर मेरी गलतफहमी। वैसे आपका नाम क्या है। मेहर ने इसका नाम पूछा। ये सच था, वो इसका नाम नहीं जानती थी। मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं, अपना लैपटॉप बंद करते हुए दस्तगीर ने कहा, चलो फिर मैं ही अपना नाम बता देती हूँ, मेरा नाम मेहरमा है। दस्तगीर ने इसे ऑन करते हुए कहा, देखो अगर तुमने अब मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, फिर अपना हशर देख लेना। दस्तगीर की बात पर वो कहकर लगा कर हंसी। आप मेरे घर कैसे आएंगे। दस्तगीर इसकी बात पर मुस्कुराया। मैं चाहूँ तो तुम्हारी नंबर ट्रेस कर सकता हूँ। मेहर को साम सूंघ गया।
अब की बारी दस्तगीर कहका लगाकर हंसा। उम्मीद है अब तुम्हारी कॉल नहीं आएगी। साथ ही इसने कॉल बंद कर दी। सुबह इसकी आंख देर से खुली। उठते हुए इसने अंगड़ाई ली, तभी इसकी नज़र अपनी विंडो से लगी चिट पर पड़ी। अपनी खिड़की खोलते इसने वो सफ़ेद कलर की चिट उतारी। सुबह बखैर, वैसे तुम सोते हुए बहुत अच्छे लगते हो। इसकी बात पर दस्तगीर ने अपना फ़ोन साइड टेबल से पकड़ा। नंबर मिलाते उसने मेहर को कॉल की। पहली बेल में फ़ोन पिक किया गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम यहाँ से गिर भी सकती थी, दस्तगीर ने कराते हुए कहा। दूसरी तरफ से कॉल बंद होगी। अहमक औरत बड़बड़ाते हुए वो शावर लेने चला गया। ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अगले कई दिन तक इसी तरह चलता रहा। दस्तगीर जब भी घर आता इससे एक चिट मिलती। पहले पहले वो इन्हें नज़रअंदाज कर देता रहा, मगर फिर सोचते वो पढ़ने लग जाता। क्या हो गया है, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? वो दोनों शॉपिंग करने आई थी। जब रेस्टोरेंट में लंच करते मेहर ने कहा, यार पता नहीं क्यों अम्मी लोग बड़ी जल्दी कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब लग रहा है मुझे सब। आसपास से गुजरते हुए लोगों को देखते हुए हीर ने कहा। वो दोनों बातें करी थी जब हीर की नज़र पास से गुजरते आलम और दस्तगीर पर पड़ी। मेहर ने भी देख लिया और दूर से दस्तगीर को हमेशा की तरह पब्लिक हमेशा की तरह ब्लैक पेंट कोट में अपनी आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाए। अलबत्ता आलम ग्रे जैकेट के नीचे सफ़ेद टी शर्ट ब्लू जीन्स पहने हुए था। बास हल्के से सेट थे। हीर की एक बीट मिस हुई। वो इनकी तरफ मतवज्जो नहीं थे। मेहर ने गर्दन मोड़कर दस्तगीर को देखा। जितनी देर तक वो नज़रों से ओझल नहीं हुआ वो इसे देखती रही। अच्छा तो तुम क्या कह रही थी हीर? मेहर ने बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ा। मेरी शादी को 5 दिन रह गए हैं यार, मुझे नहीं शादी करनी। मेहर ने हीर को देखा। क्या है मेरे भी तो कुछ अरमान है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अम्मी लोगों को बस शादी की पड़ी है। मेहर चुप सी हो गई थी। मेहर का फ़ोन बजा। यार मुझे अपनी कज़न को एयरपोर्ट से पिक करना है और वो मुझे बार बार कॉल कर रही है। ठीक है तुम जाओ, मुझे अभी कुछ चीज़ें और लेनी है, तुम जाओ। मेहर इसके गले लगती वहाँ से निकल गई। हीर शॉपिंग करने के बाद अक्षय का इंतजार करती। जब पास आकर एक गाड़ी रुकी, आलम कार से बाहर निकला। हीर वही बुत बनी खड़ी से दिखती रही। आलम ने पास आकर सलाम किया। हीर ने इसके सलाम का जवाब दिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं शादी की शॉपिंग करने आई थी, हीर ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। किसकी शादी? आलम ने जानबूझकर पूछा। मैं मेरी है, 5 दिन बाद। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं इसकी ज़रूरत। आलम ने इसकी बात सुने बगैर इसका हाथ पकड़ते अपनी गाड़ी में बैठाया। हीर अपनी सारी आंखें खोले इसे ही देख रही थी। मैडम आपको कहाँ ड्रॉप करना है? हीर को आलम बहुत अपना अपना सा लगा। आलम ने हीर की तरफ देखा जो यकटक इससे ही देख रही थी। हीर अपने घर का ड्रेस दें। हीर इसकी आवाज़ पर ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। अपने घर का ड्रेस देते हुए नजरें झुकाकर बैठ गई गाड़ी में। एक बार फिर से आलम की आवाज़ गूंजी। शादी आपकी पसंद से हो रही है? हीर को इसका ये सवाल कुछ अजीब लगा। हीर ने अपना सर इस बात में हिलाया, लेकिन अगले ही लम्हे आलम की आंखों में से सुर्खी दौड़ती नजर आई। आलम ने अपने होंठ भी बस से ही उतार दे। हीर गाड़ी से निकल गई। दस्तगीर की बालकनी के साथ ही दूसरे फ्लैट की बालकनी थी। इस फ्लैट में मेहर रहती थी। दस्तगीर इस वक्त ऑफिस में होगा, ये सोचते हुए उसकी बालकनी में कूदी। खिड़की में से इसने देखना चाहा। सारा फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने खिड़की खोली। अरे वाह, आज लगता है मेरे लिए दरवाज़ा खुला छोड़ गया है। मेहर बड़बड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुई। कमरा बहुत अच्छा सेट किया गया था। वो दस्तगीर का सारा फ्लैट देखने लगी। वो अभी दोबारा इसके बेडरूम में आ गई। इधर से फ्लैट का दरवाज़ा खोलते दस्तगीर अपने फ्लैट में दाखिल हुआ। टेबल पर अपना बैग रखकर अपने कोट के बटन खोलते से सोफे पर रख गया। अपनी पहनी हुई सफ़ेद ड्रेस शर्ट के भी बटन खोलते हुए इसे भी वहीं उतारते कोट के साथ रखता किचन की तरफ चला गया। अब वो सिर्फ ब्लैक बनियान में था। किचन में आते इसने फ्रिज से पानी निकाला। वाटर कैन को मुंह लगाए वहीं खड़ा पानी पीने लगा। जब इस अपने घर में किसी की मौजूदगी महसूस हुई, लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू। अभी वो यही सोच रहा था कि इसकी नज़र अपने कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी। दस्तगीर जल्दी से सोफे की तरफ आए। अपनी टेबल पर रखे बैग में से गन निकालते उसने फ़ोन पर होटल मैनेजर को बुलाया। देखिए मेरे फ्लैट में कोई चोर घुस आया है, आप जल्दी से आएँ। ये कहते हुए दस्तगीर ने फ़ोन रख दिया। अब वो दबे हीर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो अब दबे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। बेखबर बनी मेहर जो दीवार पर लगी इसकी तस्वीर देख रही थी। इसकी नज़रें आईने में नजर आते अक्स पर पड़ी। इसकी आंखें हैरत से सारी खुल गई। वो जल्दी से बालकनी के दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दस्तगीर इस तक पहुंच गया। दस्तगीर की तरफ अपनी पुश्त किए वो खड़ी कांप रही थी। दस्तगीर की भारी आवाज़ इसे अपने कानों में पड़ती सुनाई दी। अपना रुख मेरी तरफ करो। दस्तगीर ने हुडी पहने अपनी तरफ पुश्त किए वजूद को कहा। अल्लाह मैं क्या करूं? मेहर को लगा इसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने कहा अपना रुख मोड़ो वरना ये गन में जितनी भी गोलियां हैं तुम्हारे अंदर बगैर कोई खौफ खाए उतार दूंगा। अपना सर झुकाया मेहर ने अपना रुख दस्तगीर की तरफ किया। दस्तगीर ने इसका चेहरा देखने के लिए इसकी हुडी पीछे करनी चाहिए, मगर मेहर
ने पूरी कुव्वत से उसे धिक्का दिया, जिससे दस्तगीर थोड़ा सा लड़खड़ाया। महर ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दस्तगीर ने आगे बढ़कर अपने कंधों पर गिराते इसे बेड पर पटका और खुद इस पर झुकते इसका कॉलर दबोचा। लेकिन अगले ही लम्हे दस्तगीर की नज़र इसके चेहरे पर पड़ी। तुम? दस्तगीर से पहले कुछ कहता कमरे के अंदर होटल मैनेजर और दूसरे फ्लैट के लोग घुसे। दस्तगीर एक झटके से उठा। महर ने भी जल्दी से उठी। क्या हो रहा है ये सब? होटल मैनेजर ने ऊंची आवाज में कहा। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया। ये कहने वाली साथ वाले फ्लैट की बुढ़िया थी। मैं तो कहता हूँ पुलिस को फ़ोन करो। महर ने दस्तगीर को मैनेजर के साथ कमरे से बाहर निकलते देखा। कुछ देर बाद जब वो दोनों कमरे में आए तो महर ने होटल मैनेजर को ये कहते सुना। देखे, दरअसल गलतफहमी हो गई थी। ये लड़की इसकी बीवी है। इनके बीच कुछ नाराज़गी चल रही है जिसकी वजह से ये इसके साथ नहीं रहती थी। महर ने दस्तगीर को देखा जो इससे ही गुस्से से घूर रहा था। मैनेजर ने बुलाकर सब लोगों को वहां से निकाला। अब कमरे में दीवार से लगी महर खिड़की खड़ी और सोफे पर बैठा दस्तगीर। महर जल्दी से बालकनी की तरफ बढ़ी, लेकिन दस्तगीर की आवाज़ पर वहीं ठहर गई। आई तुम अपनी मर्जी से हो, मगर जाओगी तुम अब मेरी मर्जी से। महर ने इसकी बात पर चूमकर सोफे पर बरजमान दस्तगीर को देखा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। दस्तगीर इसकी बात पर कहका लगाकर हंसा। क्या कह रही हो? दस्तगीर एक बार फिर से हंसा। जो लड़की रात देर तक किसी लड़के को कॉल कर सकती, जो इसके घर घुस सकती है, तो ये क्यों नहीं कर सकती? मुझसे गलती होगी, मैंने बस छोटा सा मजाक किया था, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। प्लीज़ जाने दो मुझे। महर की आंखों में आंसू आ गए। दस्तगीर को मजाक नहीं पसंद, और जो तुमने किया है इस सब से मेरी इज्जत ख़राब हुई है। अब सोचो क्या करना है तुमने। 5 मिनट है तुम्हारे पास, यहाँ तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। यहाँ पर दस्तगीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात, महर ने चलाते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी। दस्तगीर अपने कदम बढ़ाते इसके पास गया। देखो दूर रहो मुझसे, वरना अपनी तरफ से इससे डरते देखते महर ने इसे वार्न किया। वरना क्या शोर मचाओगी? क्या कहोगी? मेरा शोहर ही मेरे साथ। अपनी बात पर खुद कहका लगाकर हंसा। महर अपनी बेबसी पर रोने लगी। दस्तगीर ने अपने हाथ की पूंछ से इसके बहते हुए आंसू साफ किए। महर इसके लम्स पर जी जान से कांपती हुई बोली, मैं तैयार हूँ निकाह के लिए। दस्तगीर की होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ी। समझदारी का फैसला किया है तुमने। इसका गाल थपथपाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। 15 मिनट बाद इसकी वापसी हुई। इसके हाथ में एक दुपट्टा था। आगे बढ़कर इसने महर के सर पर दी और इसका हाथ पकड़ते हुए वो इसे लाउंज में ले आए। वहाँ होटल मैनेजर, मौलवी और दीगर निकाह ख्वान मौजूद थे। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। निकाह के 2 बोल कर महर को दस्तगीर के नाम कर दिया गया। सब कुछ बहुत आस्ता आस्ता चलने लगा। महर ने अपनी आंखें बंद की, फिर से खोली। एक आंसू टूटकर इसकी गाल पर गिरा। लाउंज में बैठी अब महर और दस्तगीर ही रह गए थे। दस्तगीर उठकर इसके पास जाकर खड़ा हो गया। महर ने नजर उठाकर दस्तगीर को देखा। इससे आज शदीद नफरत हुई थी। इससे वो एक झटके से उठी, अपने सर पर लिया दुपट्टा उतारकर दस्तगीर के मुंह पर मारते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दस्तगीर भी इसके पीछे ही लपका। दस्तगीर ने इसे अपनी बालकनी से इसे कूदने से रोका। महर माँ, इधर से मत जाओ, गिर जाओगी यहाँ से महर। मगर वो इसकी बात नज़रअंदाज करते अपनी बालकनी में कूदने से इसका पैर मुड़ा। तकलीफ से इसके मुंह से चीख निकली, जो अपनी बालकनी में खड़े दस्तगीर ने बाखूबी सुनी। दस्तगीर को इसकी हरकत पर गुस्सा है। बड़बड़ाते हुए उसने अपनी बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था इस बेवकूफ़ के साथ। महर ने उठना चाहा, मगर वो फिर लड़खड़ा कर गिर गई। मेरा पैर। खुद को घसीटते हुए अपने कमरे में आई। इसके सारे कपड़ों पर धूल लग गई थी। इसकी हिम्मत जवाब देगी थी। वो वहीं सर ज़मीन पर लेट गई। सारी रात वो दर्द से रोती रही। मैं आज उन सर। दरवाजे में खड़े दस्तगीर ने आलम से कहा। आलम अपना लैपटॉप बंद करते इसकी तरफ मतवज्जह हुआ। बोलो क्या काम है? वो मैं आपसे साइन। अपने हाथ खाली देखते इसने आलम को देखते कहा। सॉरी सर, मैं फ़ाइल तो अपने कैबिन में ही भूल गया। आलम ने इसे अपने ऑफिस से निकलते कुछ हैरानगी से देखा। कुछ देर बाद वो दोबारा आया। सर ये लें पेन। आलम ने इसे देखते हुए कहा। दस्तगीर ने अपनी पॉकेट देखी, मगर कोई बात नहीं, मेरे पास है। आलम ने अपनी टेबल ड्रॉ से पेन निकालते साइन किए। दस्तगीर, बात सुनो। इसे अपने ऑफिस से निकलते देखते आलम ने रोका। जी सर, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आलम ने इसका चेहरा गौर से देखते कहा। जी, जहाँ कुछ परेशानी नज़र आ रही थी। जी सर। आलम इसकी बात पर मुतमिन हुआ। मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, ऐसा करो घर जाकर आराम करो। दस्तगीर इसकी बात पर सर हिलाकर ऑफिस से निकल गया। महर के फ्लैट के बाहर खड़े होकर इसने जाने कई बार बेल बजाई, पता नहीं घर पर भी है कि नहीं। वो खुद से बड़बड़ा रहा था जब सामने फ्लैट वाली बुढ़िया की बात पर इनकी तरफ मतवज्जो हुआ। बेटा क्या हुआ है? फिर से बीवी नाराज़ हो गई? दस्तगीर इनकी बात पर कुछ हैरान हुआ, फिर याद आने के बाद बोला, नहीं दरअसल मैं कुछ चीज़ें इसके कहने पर लेने आया था, लेकिन चाबी लाना भूल गया। मैं चाबी लेकर आता हूँ। अपने कमरे में आने के बाद वो बालकनी से महर की बालकनी में आया। सामने इसे ज़मीन पर बेजान पड़ी महर नजर आई। इसे उठाते दस्तगीर ने बेड पर लटाया। तब इसकी नज़र इसके नीले पैर पर गई। इसने इसका पैर छुआ। महर बेहोशी में कसमसाई। ऐसे इसे तो बहुत तेज़ बुखार है, क्या करूँ मैं अब?
खड़े होते दस्तगीर खुद से बड़बड़ाते वो किचन में आए, फ्रिज में से खाना निकालते हुए वो प्लेट में रखते, दोबारा कमरे में आए, महर को अपने सहारे पर बैठाते इसने इसके मुंह में चावल का चम्मच डाला, लेकिन अगले ही लम्हे महर ने वॉमिटिंग कर दी और शिट, मेरे तो कपड़े ख़राब किए, आपने भी कर दी। अपने मुंह पर हाथ फेरते इसने अपनी शर्ट उतारी, फिर कमरे की खिड़कियों के आगे भी पर्दे गिराते वो अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी में से एक शर्ट निकालते इसने कमरे की जल्दी सारी रोशनियां बंद कर दी। कमरा सारा अंधेरे में डूब गया था। खुद वो बेड पर लेटी महर के पास आकर इसकी हुडी उतारने लगा। शर्ट पहनने के बाद इसने कमरे की दोबारा रोशनी चला दी। इसे उठाए वो अपने फ्लैट में ले आया। अपने बेड पर लटाते वो खुद अपने किचन में गया, वहाँ इसके लिए सूप बनाने के लिए रखता वो एक टॉवल गर्म करता। दोबारा कमरे में आया, वो नम गर्म टॉवल इसके सूजे हुए पैर पर अच्छी तरह लपेटते इसे ठंडी पट्टियाँ करने लगा। कुछ देर बाद जब इसका बुखार कम हुआ, वो सूप पिलाने के बाद वो इसे बेड पर दबा लटाते इस पर कंफर्ट देते हुए खुद खड़ा होकर इसे कितनी देर दिखता रहा, फिर शावर लेने चला गया। शावर लेने के बाद वो महर के साथ आकर लेट गया। सारे दिन का थका हारा वो जल्दी ही नींद में चला गया। अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस करते महर कसमसाई करवट लेते वो दस्तगीर के सीने से लगी अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोले। इसने दस्तगीर को देखा, इसका ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। महर ने ऊंची आवाज में दिल खरेश चीख मारी। गहरी नींद में सोया दस्तगीर हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? अपनी नींद से भरी आंखें खोले इसने महर को देखते कहा, क्या कर रहे हो मेरे कमरे में तुम? महर ने बैठते हुए कहा। दस्तगीर ने जमाए लेते हुए कहा, तुम मेरे घर और मेरे कमरे में हो। अपनी बटन जैसी आंखों का इस्तेमाल करो। चारों तरफ देखने के बाद इसकी नज़र खुद पर पड़ी। क्या किया है तुमने मेरे साथ, घटिया इंसान कहीं के? दस्तगीर के सीने पर वजन डालते हुए महर ने चलाते कहा, क्या बोल रही हो? और हटो ऊपर से। दस्तगीर ने इसे झटके से बेड पर गिराया। तुमने मेरे साथ रेप किया है। दस्तगीर को लगा इसने गलत सुना है। वट, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। दस्तगीर का दिल जहाँ अपना सर घर की सारी दीवारों से दे मारे। पागल हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा। मैं सारी रात गधों की तरह तुम्हें पट्टियाँ करता रहा हूँ और ये तुम क्या बकवास कर रही हो? दस्तगीर ने इस पर झुकते धाड़ते हुए कहा। महर जी जान से कांपती। दस्तगीर ने इसके कांपते हुए गुलाबी होंठों को देखा। वो इसके ऊपर से उठा। महर जल्दी से उठी मगर फिर लड़खड़ाते हुए बेड पर बैठ गई। इसके पैर पे सूज कुछ कम थी मगर अब भी इससे चला नहीं जा रहा था। उठो, अब क्यों नहीं उठ रही हो? जाओ अब दोबारा बालकनी से, ताकि इस बार तुम्हारी हड्डियां तो टूटे। इसे बैठते देखते हुए दस्तगीर ने कहा, चलो निकलो यहाँ से। दस्तगीर की बात पर महर ने इसे रोनी सूरत बनाते देखते कहा, मैं तुम्हें चलने फिरने के काबिल लगती हूँ? अभी तो तुम जाने लगी थी, फिर अब क्या हुआ? दस्तगीर की बात पर वो उठी। लड़खड़ाते हुए वो कुछ ही दूर गई थी कि दस्तगीर ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया। क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो मुझे, छोड़ो मुझे। महर ने ऊंची आवाज में चलाते कहा। दस्तगीर ने इसे बेड पर पटका। आह जंगली इंसान, पास रखिया तकिया उठाते वॉशरूम में जाते दस्तगीर को मारना चाहा मगर गलत निशाना लगा। दस्तगीर कहका लगाकर हंसते हुए बोला, स्वीट हार्ट अगली बार निशाना सही लगाना। दस्तगीर से चिढ़ाते हुए वॉशरूम चला गया। इसकी बात पर महर का चेहरा सुर्ख हुआ। आपी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, हीरा ने हीर के गले लगते हुए कहा। हीरा जाओ बाहर जाकर देखो, बारात आ गई। तैयबा बेगम ने कहा, अम्मी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बेटा ऐसा ही होता है, परेशान नहीं होते। अच्छा मैं देखती हूँ। आईने में नजर आते अपने अक्स को देखा। सुर्ख रंग की कुर्ती पहने, सुर्खी लहंगा पहने हुए थी। इसने अपने हाथों की तरफ देखा जहाँ भर भर के मेहंदी लगाई हुई थी। इसे अचानक महर का ख्याल आया। इस दिन के बाद वो भी नहीं मिली। तभी बाहर शोर सा मच गया। हीरा कमरे में आई। आपकी बारात नहीं आनी, जैन भाई घर छोड़कर चले गए हैं। हीरा की बात पर हीर ने गहरा सांस लिया। आपी आपको बुरा नहीं लगा? हीरा की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई। क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ भी नहीं। शाहिद अब क्या होगा? तैयबा बेगम ने परेशान होते कहा, मैं जानता था वो मेरी बेटी के काबिल नहीं था। ये सब हमें सजा मिल रही, हमारी गलतियों की। तभी इनके झुके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। निकाह भी होगा और रुखसती भी। शाहिद साहब ने मुड़कर देखा। अगले ही लम्हे वो कई कैफियत से गुजरे, हैरत, शर्मिंदगी, गम और फिर खुशी। आलम ने आगे बढ़कर इन्हें गले लगाया। बेटा हमें माफ़ कर दो, हमने चुप कर जाएं। ताया जान मैं आपसे अपनी मानत लेने आया हूँ। मौलवी साहब आप निकाह पढ़वाएं। आपी अभी बारात आ गई। हीरा ने कमरे में आते कहा। हीर ने चूम कर से देखा मगर आपी ये दूल्हा भाई कोई और है। वो अकेले आए, एक और लड़का भी इनके साथ। तभी कमरे में मौलवी और साथ शाहिद साहब दाखिल हुए। निकाह के कलमात पढ़ाए गए। हीर ने शाहिद साहब की तरफ देखा जिनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हीर ने अपनी आंखें बंद करते कहा, कबूल है सर, मुबारक हो आपको, आखिर आपके सब्र का फल मिल ही गया आपको। दस्तगीर ने आलम के गले मिलते कहा। आलम इसकी बात पर खुलकर मुस्कुराया। सही कहा, मगर फल के लिए काफ़ी इंतज़ार किया मैंने। आदम ने मुस्कुराते कहा, खुदा करे आप हमेशा खुश रहें, आमीन। अब तुम भी शादी कर लो दस्तगीर, अब तो तुम्हारे सर की
भी होगी शादी। दस्तगीर आलम की बात पर चुप हो गया। वो क्या कहता कि वो शादी कर बैठा है। बेटा हमें माफ़ कर दो ताई जान, अगर आपने ऐसा करना है ना तो मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, आप क्यों शर्मिंदा हैं? शर्मिंदा तो इनको होना चाहिए। खैर अब आप हमें इजाज़त दें। कुछ ही देर में हीर को रुखसत कर दिया गया था। बेटा जो भी हो जाए सब्र करना, सब्र से काम लेना। आलम के साथ बैठी हीर के कानों में शाहिद साहब के कुछ देर पहले लिए गए अल्फाज सुनाई दे रहे थे। हीर से बचपन में छुपाया गया था कि वो आलम के निकाह में है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये बात बड़े भूलने लगे, लेकिन आलम नहीं भूल पाए। 1 घंटे के सफ़र के बाद आलम इससे लिए अपने घर में दाखिल हुआ। मुलाजमा हीर को आलम के कमरे में छोड़ने चली गई। जब वो इसके कमरे में कदम रखा तो इसके नाक से ताज़ा गुलाब की खुशबू टकराई। मुलाजमा इससे कुछ कह रही थी। मैडम जी अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बुला लेना। हीर बस यकटा कमरे की डेकोरेशन देख रही थी। इसने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत घर नहीं देखा था। वो कितनी देर वहीं खड़ी रही, इसे पता ही ना चला कब आलम कमरे में आया। आलम की आवाज़ पर वो ख्यालों की दुनिया से वापस आई। हीर ने मुड़कर आलम को देखा जो ग्रे कोट के नीचे सफ़ेद ड्रेस शर्ट और ग्रे पैंट में मलबूस था। हीर एक बार फिर इस पर से नज़रें नहीं हटा पा रही थी। आलम कुछ कदम चलता इसके पास जा खड़ा हुआ। हीर ने अपना एक कदम पीछे लिया, वह दीवार से जा लगी। आलम इसके मज़ीद करीब होता तभी इसका फ़ोन बजने लगा। अपने कोट से फ़ोन निकालते उसने नंबर देखते कॉल पे की। हेलो जी डैड, क्या कब? अच्छा मैं आ रहा हूँ। अपना फ़ोन बंद करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। हीरो ही खड़ी रहेगी। एक बार फिर से वो कमरा देखने लगी। कमरे के दरमियान बिल्कुल दरमियान में जहाजी साइज डबल फॉर्म बेड था जिस पर गुलाब की पत्तियां गिराई गई थी। इसकी कुछ फासले पर दीवार में नस्ब हुई एक अलमारी थी। सामने की तरफ एक दीवान और इसके सामने एक टेबल था। बेड के बिल्कुल ऊपर आलम की बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिस पर वो मुस्कुरा रहा था। कमरे में 2 और कमरे थे लेकिन हीर ने इन्हें देखने की ज़हमत नहीं की। वहीं सोफे पर बैठा एक बार फिर से वो वहीं सोफे पर बैठ एक बार फिर से इस तस्वीर को गौर से देखने लगी। पलके झपकाए बगैर इसे देखती रही। कैसे दादों की तबीयत ख़राब हुई पता नहीं। शाम तक तो ठीक थी, अचानक ही वो ज़मीन पर गिर गई। आलम ने पास खड़ी समर बेगम को देखा लेकिन अगले ही पल अपनी नज़रें इनसे हटाई। होश आ गई है इनको, अब कुछ ठीक है, तुम अब घर चले जाओ। जी मैं निकल रहा हूँ, बस अपने घर जाओगे क्या? इनकी बात पर आलम को हीर का ख्याल है। जी मैं अपने घर जाऊँगा, कुछ ज़रूरी काम है मुझे। आप दादों की तबीयत के बारे में मुझे बताते रहना। ठीक है, खुदा हाफिज़ कहते वो हॉस्पिटल से बाहर आ गया। सामने ही गाड़ी से टेकर लगाए दस्तगीर खड़ा था। आलम को देखते हुए सीधा हुआ, चलो घर चले। दस्तगीर ने इसकी बात पर गाड़ी सड़क पर डाल दी। 2 घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार वो घर पहुंच गए। सुबह के 3 बज रहे थे। एक हाथ में अपना कोट पकड़े और दूसरे में फ़ोन थामे वो दस्तगीर से मुखातिब हुआ। तुम अब आराम कर लो जाकर और कल तुम ऑफ कर लेना। ओके जी सर। आलम घर के अंदर आया, गहरा सांस लेते हुए अपने कमरे में आया। दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने ही से नमाज अदा करते हुए पाया खुदा ने कितना हुस्न दिया था। आलम दरवाज़ा बंद करते शावर लेने चला गया। जब वो बाहर आया तो वो नमाज अदा कर चुकी थी। अपने हाथ दुआ के लिए उठाए वो अपने अल्लाह से गुफ्तगू कर रही थी। आलम ने अलमारी से एक और जाए नमाज निकालते हीर से कुछ फासले पर नमाज अदा करने लगा। आलम दुआ मांगकर फारिग हुआ तो हीर को खड़े हुए पाया। आलम ने इसके हुलिये देखा। सफ़ेद कुर्ता जो आलम का था इसे अपने कोने तक फोल्ड किया हुआ था और साथ इसका ट्राउज़र पहने हुए थी। अपने कपड़ों पर आलम की नज़रें महसूस करते वो जल्दी से बोली, वो मेरा सामान नीचे था, मैंने सोचा सो गए होंगे सब, इसलिए मैं आपको उतार के धोकर दे दूंगी। आलम का मुंह खुल गया। इसकी बात पर नहीं, कोई बात नहीं। आलम ने इसे सोफे पर जाते देखते हुए कहा, तुम वहाँ आप ठीक से सो जाएं, वहाँ मैं यहाँ सो जाती हूँ। हीर ने लेटते कहा। आलम वही बेड क्रॉस से टेक लगा कर से देखने लगा। दस्तगीर जब अपने फ्लैट पहुंचा तब 3:30 हो रहे थे। नींद से बोझल आंखों को खोले अपने कमरे तक आया। अपना कोट उतारते उसने वहीं सोफे पर रख दिया और खुद बेड के करीब जाकर खड़ा हो गया। मेहर मेहर यार कैसे लेटी हुई हो, मैं कहाँ सोऊंगा? बस झंझलाते हुए दस्तगीर ने कहा, थोड़ी सी मुझे भी जगह दे दो यार। दस्तगीर ने इसे देखते कहा जो सारे बेड पर फैलकर सो रही थी। इसे हिलते ना देखते दस्तगीर ने आगे बढ़ के इसे कंधों से पकड़कर एक तरफ किया। अभी वो लेटता इससे पहले मेहर ने इसे टांग मारकर बेड से नीचे गिरा दिया। मेहर ये क्या तरीका है? दस्तगीर ने ज़मीन से उठते हुए कहा। क्यों सुबह सुबह चला रहे हो? रात कहाँ थे तुम? मेहर ने उठ बैठते हुए कहा। दस्तगीर जो गुस्से से इसे देख रहा था इसके बीवियों जैसे अंदाज पर हैरान हुआ। इसका सारा गुस्सा हवा हो गया। इसके पास आते हुए दस्तगीर ने शौक लहजे में कहा, क्यों तुम मुझे मिस कर रही थी क्या? क्यों मेरा दिमाग ख़राब है जो तुम्हें मिस करूंगी? मेहर ने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, हाँ तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें आज पता चला? दस्तगीर ने बेड पर लेटते कहा, तुम उठो यहाँ से। मैंने कहा उठो। अभी बेड पर खड़े होते मैंने इसकी कसरती बाजू से पकड़ते उसे उठाना चाहा। दस्तगीर ने झटके से अपना बाजू खींचा जिसके साथ मेहर इसके ऊपर जा गिरी। गिरते हुए वो इसके सीने से आ लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने गले लगाने की? हटो ऊपर से, मेहर ने गुस्से से कहा। दस्तगीर ने अपना आईब्रो चाकर इसे देखते हुए कहा, मैं
तुम्हारे ऊपर हूँ या तुम मेरे ऊपर हो, जहाँ तक गले लगाने की बात है, लो फिर। दस्तगीर ने इसे साइड पर लटाया, अपने कसार में लेते हुए अपनी आंखें बंद कर दी। छोड़ो मुझे जंगली, छोड़ो। अपने पेट पर इसके बंधे हाथों को मेहर ने खोलना चाहा। कितनी देर वो मजामत करती रही, अपना आप इसे छुड़वाती रही, लेकिन इसे ना हिलते देखते थक आकर वो भी अपनी आंखें बंद कर गई। इसकी इस तरह चुप करके सो जाने से दस्तगीर अपनी आंखें बंद किए मुस्कुराया। आलम की आंख किसी के झंझोड़ने से खुली। अपनी नींद से भरी आंखें खोले इसने परेशानी से खड़ी हीर को देखा। सॉरी, मैंने आपकी नींद खराब कर दी, हीर ने मन मनाते कहा। कोई बात नहीं, आलम ने इसे देखते हुए कहा। वो नीचे मेरा बैग पड़ा है, बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठाया जा रहा। मैं कितनी देर से उठाने की कोशिश करती रही। हीर ने आलम को जगाने की उठाने की वजह बताते कहा। अच्छा तो मुझे पहले ही जगा देते। आलम ने खुद से कंबल उतारते कहा। कहाँ है बैग? लाउंज में आते ही कहा। वो है सोफे के साथ रखा हुआ। हीर ने इशारा करते हुए कहा। आलम ने बैग उठाया, इसे बिल्कुल भी वजन नहीं लगा, लेकिन हीर को देखते वो समझ गया था कि वो इसके लिए भारी है। अपनी नन्ही सी जान के बारे में सोचे हुए वो मुस्कुराया। कहाँ रखूं? कमरे में लाते हुए आलम ने इससे कहा। यहीं रख दें आप। आलम वहीं कमरे की अलमारी के पास रख दिया। आलम ने हीर को गहरा सांस लेते देखा। शुक्र है आप उठा कर लिया है, वरना मैं तो इसे खींचती ही रहती। शुक्रिया आपका, हीर ने हल्का सा मुस्कुराते कहा। आलम तो इसकी मुस्कुराहट में ही कहीं खो गया। वैसे इसमें है क्या? आलम ने हीर से बैग के बारे में पूछते कहा। मेरे कपड़े हैं बस। वो जानबूझ के इसे बातों में लगा रहा था। नहीं, कुछ और भी मेरी चीज़ें। आलम ने इसके चेहरे को गौर से देखा जो सुर्ख हो रहा था। ओह ओके, तुम इन्हें अलमारी में सेट कर लेना। इसे कहते वो बेड पर आकर दराज होते दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब नींद आना इसके लिए बहुत मुश्किल था। महर की आंख 8 बजे के करीब खुली। करवट लेते उसने दस्तगीर को देखा, जो सफ़ेद ड्रेस शर्ट जिसके ऊपर के 3 बटन खुले, जहां से इसकी कसरती जिस्म नजर आ रहा था। स्याह घने बाल इसकी पेशानी पर गिरे हुए थे। इसकी रंगत काफ़ी साफ, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी जिसे कुछ दिनों पहले शेव की गई हो। वो काफ़ी लड़कियों का क्रश हो सकता था। महर जो इसे यकटक देखे जा रही थी, दस्तगीर की आंख इसके करवट बदलने से ही खुल गई थी। अपनी गर्दन मोड़कर उसने महर को देखा। महर इसके जाग जाने पर सटपटा गई। मैं जानता हूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तुम्हें मुझे इस तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। दस्तगीर ने अपने आंख मारते हुए कहा। मैं तुम्हें क्यों देखूंगी? इतने भी कोई प्यारे नहीं हो, महर ने उठते हुए कहा। दस्तगीर इसे कमर से पकड़कर दोबारा से बेड के साथ लगाते इसके ऊपर झुका। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं सोते हुए बहुत खूबसूरत लगता हूँ। महर इसके इतने करीब आने पर पजल हुई। अपनी सारी आंखें खोले वो इसे ही देख रही थी जो इसके इतने करीब था। दस्तगीर ने इसके भरे भरे गाल पर झुककर होंठ रखे। इसकी दाढ़ी की हल्की हल्की चुभन से महर खुद भी सिमटी। दस्तगीर इससे गाल पर दांत गाड़ते उठते हुए वॉशरूम में भाग गया। पीछे वो चलाती रहेगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जंगली इंसान, एक बार बाहर निकलो जरा। दस्तगीर ने अपनी गर्दन बाहर निकाल कर कहा। तो तुम ही अंदर आ जाओ। महर ने पास पड़ा कुशन इसको मारा, मगर वो इससे पहले ही दरवाज़ा बंद कर गया। वॉशरूम में दस्तगीर का कहका गूंजा। वो इसके हंसने पर और जली। अल्लाह पूछे तुम्हें, बदतमीज इंसान। आलम जो नींद न आने पर उठकर बालकनी में आ गया। हॉस्पिटल फ़ोन करने का सोचते वो अपना फ़ोन लेने दोबारा कमरे में आया तो सामने हीर को देखा, जो बेबी पिंक कलर की सादा शलवार कमीज में मलबूस छोटी सी बच्ची लग रही थी। आलम ने इसके कमर पर बिखरे नम बाल देखे। वो पहली बार इसके बाल नहीं देख र- वो पहली बार इसके बाल नहीं देख रहा था। इस दिन हॉस्पिटल में जब वो पट्टी करवाने आया था, तब इसने इसकी पुश्त पर बिखरे बाल देखे थे। और आज आलम ने आगे बढ़ के इससे पीछे से अपने कसार में लेना चाहा, लेकिन अरे आप कहाँ से आए? हीर ने से शीशे देखते अपना रुख इसकी तरफ किया और इस तरह आलम के रोमांस पर हीर ने पानी फेर दिया। वो मैं वहाँ बालकोनी से आया हूँ, दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए आलम ने कहा। मुझे भी देखनी है, हीर ने आलम को देखते कहा। हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इसके हाँ कहने की देर थी। ही जल्दी दरवाज़ा खोलते वहाँ चली गई। आलम पीछे इसकी तेज़ी देखते हैरान रह गया। फिर वो भी मुस्कुराते हुए बालकोनी में चला गया। हीर ने आलम का हाथ पकड़ते इससे बालकोनी में रखे परिंदों के पिंजरे तक लेकर आया। आलम ये देखे कितने प्यारे हैं ना। आलम अपने हाथ की तरफ देख रहा था जहाँ से हीर ने थामा हुआ था। बहुत प्यारे हैं, आलम ने हीर को देखते हुए कहा। आपकी बालकोनी बहुत प्यारी है और आपका घर भी बहुत प्यारा है, हीरे से देखते कहा। और मैं कैसा हूँ? आलम ने इससे पूछा। हीर के दिल की धड़कन तेज हुई। बताओ मैं कैसा हूँ? हीर ने अपनी नज़र झुकाते हुए कहा। आप भी अच्छे हैं। सिर्फ अच्छा? आलम ने इसे मजीद बोलने पर उकसाया। मेरा मतलब प्यारे हैं, हीर ने जल्दी से कहा। तो तुम फिर मेरी तरफ देखती क्यों नहीं हो? आलम ने इसे कमर से पकड़ते कहा। फिर इसके इस तरह करने पर गुलाबी हुई। वो मुझे शर्म आती है, हीर ने इस तरह सर झुकाए कहा। आलम इसकी बात पर हंसते हुए बोला। मेरी तरफ देखने से बस तुम्हें शर्म आ जाती है? वो इसकी बात पर कुछ नहीं बोली। आलम ने इसकी कमर पकड़े थोड़ा इससे और करीब किया। हीर ने इसकी नीली आंखों में देखा। वो इसे क्या बताती कि वो जब भी इसे देखती थी अपनी नज़रें इस पर से हटाना भूल जाती थी। इससे पहले कि वो इससे कुछ कहता ही जल्दी से इससे दूर हुई।
हीर के ऐसे दूर जाने पर आलम की पेशानी पर बल पड़े। इसे गुस्से में देखते हीर ने अपनी नज़रें झुकाए मैंने मनाते कहा, मुझे भूख लगी है। बस आलम का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो इसका हाथ पकड़ते इसे कमरे में ले आया और ख़ुद इंटरकॉम से अपनी मुलाजमा को नाश्ते का बोलता हीर के साथ आकर बेड पर बैठ गया। अपने कंधे से फिसलते दुपट्टे को सही करती हीर थोड़ा खिसक कर इससे दूर हुई। इस आलम इसका बनाया गया फासला मिटाते इसके करीब खिसका। आप क्यों क्यों आगे आ रहे हैं? हीर ने दोबारा कंधे से फिसलते दुपट्टे को सही करते कहा। और तुम क्यों खिसक कर मुझसे दूर जा रही हो? हीर आलम ने इसका कामता हाथ अपने हाथ में लिया। हीर अपने हाथों को इसके हाथ में देख रही थी। आलम के हाथ बहुत खूबसूरत थे। इसके हाथ की पुश्त और कलाई पर बाल ना होने के बराबर थे। इसके हाथ बेहद साफ थे। हाथ की उंगलियां दूसरे मर्दों की निस्बत काफ़ी पतली थी। हाथ की पुश्त पर सब्ज़ और नीली रगें बहुत नुमायां हो रही थी। इससे आलम के हाथ बहुत अच्छे लगे थे। आलम ने इसका चेहरा थोड़ी से नरमी से पकड़ते ऊंचा किया। हीर की नज़रें एक बार फिर से इसकी नीली आंखों से टकराई। वो अब अपने हाथ की पुश्त इससे इसके गाल सला रहा था। हीर का दिल मजीद धड़का था। तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। आलम इसके गाल से हाथ हटाता हुआ बोला, आ जाओ। मुलाजमा टेबल पर नाश्ता रखते हुए चली गई। हीर का हाथ थामते वो सोफे पर आकर बैठ गया। हीर नाश्ता देखकर हैरान हुई। ब्रेड और जैम और जूस वो कहाँ ये सब खाती थी। इसने आलम को देखा जो ब्रेड पर जैम लगाते इसकी तरफ बढ़ाया। हीर ने यकटक इससे देख रही थी। क्या हुआ? हाथ धो लिए हैं, धुले हुए हैं मेरे? आलम ने इसकी हैरानगी देखते कहा। हीर शर्मिंदा से नाश्ता करने लगी। आलम इसे खाना खाते देखते खुद भी करने लगा नाश्ता। दस्तगीर शावर लेने के बाद किचन में आकर अपने लिए सैंडविच बना रहा था। जब मेहर किचन में आई, दस्तगीर का किचन छोटा था मगर चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सट की गई थी। मेहर इसके पास जाकर खड़ी होगी। सैंडविच तैयार करने के बाद वो ऑरेंज जूस बनाने लगा। मेहर को सैंडविच देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा था। इसे हाथ मत लगाना, मुझसे पूछे बगैर, दस्तगीर ने इसे वार्न करते उस लहजे में कहा। मेहर इसकी बात को नज़रअंदाज करते सैंडविच का पीस पकड़ती अपने मुंह में डाल गई। मेहर ने अभी अपने मुंह में इसका पीस डाला ही था कि दस्तगीर इसके होंठों पर झुकता वो पीस अपने मुंह के अंदर उतार गया। इसकी इस हरकत पर मेहर मुंह खोले बुद्ध बनी रह गई। दस्तगीर इससे दूर होता एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। मेहर ने इसे कंधे से पकड़ते इसका रुख अपनी तरफ करते एक जनाटेदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? अपनी औकात में रहो और ख़बरदार अब तुम मुझे नजर आए। इतना कहते वो किचन से नहीं दस्तगीर के फ्लैट से ही चलेगी। अपने फ्लैट में आते वो फूट फूट कर रोने लगी। कभी भी इसके सामने नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। तभी इसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई जो जाने कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ था। इसे ऑन करते इसने कॉल लिस्ट चेक की। हीर की 10 मिस्ड कॉल और शिट, कल तो हीर का निकाह था। इसने जल्दी से इसे मैसेज किया। इसे मैसेज में बता दिया था कि वो बहुत बीमार थी और इसीलिए नहीं आ पाई। फिर वो अपनी कज़न माहा से बात करने लगी। वो माहा, यार फ़ोन ख़राब हो गया था इसलिए कॉल नहीं की मैंने। अच्छा ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं तुम लोगों से। कल वो कॉल बंद करने के बाद हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगी। अगले दिन दस्तगीर ऑफिस के किसी बंदे के साथ होटल में डिनर पर आया था। दस्तगीर काम के बारे में डिस्कस कर रहा था जब इसकी नज़र रेस्टोरेंट में दाखिल होती मेहर पर पड़ी। इसे देखते ही दस्तगीर ने गुस्से से अपने होंठ बीचे। फ़ोन पकड़ते इसने मेहर को मैसेज लिखा, कहाँ हो तुम? कुछ देर में मैसेज सीन हुआ। दस्तगीर ने 2 टेबल छोड़े मेहर को देखा जिसने मैसेज देखकर नज़रअंदाज कर दिया। दस्तगीर ने एक और मैसेज लिखकर सेंड किया, तुम अभी और इसी वक्त वहाँ से उठ रही हो? मेहर ने बर्गर का पीस कांटे की मदद से मुंह में डालते मैसेज पढ़ा। मेहर ने चारों तरफ नज़र डाली। तभी 2 टेबल छोड़ते दस्तगीर पर नज़र पड़ी जो इसे गुस्से से घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। तभी एक और मैसेज आया, उठकर वॉशरूम में आओ। मैसेज पढ़ते इसका दिमाग घुमा। मैं तुम्हारी मुलाजिम नहीं हूँ। मेहर ने मैसेज लिखते सेंड कर दिया। इसके साथ ही दस्तगीर का मैसेज आया, तुम नहीं उठ रही? ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। मेहर, क्या कर रही हो? छोड़ो फ़ोन को। आमिर जो कि इसका यूनिवर्सिटी फेलो हुआ करता था, इसने इसके कंधे को छूते कहा। यह मंजर दस्तगीर की आंखों से छुप ना सका। दस्तगीर ने उठते हुए इससे कॉल मिलाई। मेहर ने इसे उठते देखते आमिर से कहा, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल सुननी है, मैं आती हूँ। मेहर भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। तभी किसी ने इसे अपनी तरफ खींचा। मेहर को दीवार के साथ लगाए वो खड़ा हुआ सुर्ख आंखों से इसे ही देख रहा था। इसकी लाल होती आंखों को देखते मेहर सकते में कांपी। कौन है वो लड़का? इसे अपनी बात का जवाब न देते दस्तगीर ने धारते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मेहर इसकी बात पर अजीब से अंदाज में मुस्कुराती बोली, मेरा दोस्त है और मुझ में इंटरेस्टेड है। तुम्हें कोई मसला? इसकी बाकी अल्फाज मुंह में रह गए। दस्तगीर अपने कोट से पिस्टल निकालते इसके चेहरे की हर नकुश पर इसकी सर्द नाली फेरने लगा। गन देखती मेहर के जिस्म में कपकपाहट आई जो दस्तगीर साफ महसूस कर सकता था। मेहर ने कपकपाती हुई आवाज़ में दस्तगीर से कहा, दस्तगीर हटाओ इसे। दस्तगीर अब इसकी सर्द नाली इसके लिपस्टिक लगे सुर्ख होंठों पर फेर रहा था। मेहर ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसका दिल 120 की स्पीड से धड़क रहा था। दस्तगीर ने इसे गौर से देखा। ब्लैक स्लीवलेस टॉप पहने जहाँ से इसके नाजुक और दूधिया बाजू नजर आ रहे थे और साथ ब्लू जीन्स पहने हुए
थी, बालों को सीधा करके पुश्त पर खुला छोड़ा हुआ था। इतना तैयार तो तुम्हें अपने शोहर के लिए होना चाहिए। इसकी थोड़ी के नीचे गन टकाए दस्तगी ने सख्त लहजे में कहा, दस्तगी मुझे जाने दो। इसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे कंधों पर गिराए होटल के बैक एरिया पर ले आया, जहां पार्क की हुई गाड़ियां भी खड़ी थी। कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ो। इसे गाड़ी की बैक साइड पर पटकते खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। पता चल जाएगा तुम्हें। तकरीबन 15 मिनट का सफर तय करते इसने गाड़ी रोकी। बाहर निकलो। महर ने इसकी बात पर अपना सर नफी में हिलाया। इसे बाजू से खींचते हुए कार से बाहर निकाला। महर ने चारों तरफ देखा। सुनसान जगह पर फार्म हाउस से खौफ आने लगा, डर शदीद पछतावा होने लगा। दस्तगीर इसे झटके से अपनी बाहों में उठाता फार्म हाउस में ले आया। एक मुलाजिम ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अल्लाह, ये मेरे साथ क्या करने वाला है? घर के लॉन में इसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है। इसने दस्तगीर का कॉलर मजबूती से पकड़ते हुए कहा, दस्तगीर मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर छोड़ा। दस्तगीर ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया और इसे उठाए कमरे में लाया। बेड पर इसे बैठाते हुए वो दरवाज़ा लॉक करने लगा। महन इसे कोट उतारते अपनी तरफ आते देखते भागना चाहा, मगर वो इसे बाजू से पकड़ते वॉशरूम तक ले आया। दस्तगीर ने रोती महर को ज़बरदस्ती बाथ टब में बैठाते अपनी आस्तीन फोल्ड करते इसने शावर ऑन कर दिया। दिसंबर की ठंड में महर को शावर से गिरने वाला पानी आस्ता आस्ता गीला करने लगा। यहाँ इस बगैरत ने तुम्हें छुआ था ना? इसके कंधे को दबोचे दस्तगीर ने गुस्से से धाड़े हुए कहा। महर के बाल मोटी लटों की सूरत में इसकी गर्दन से चिपक गए थे। आस्ता आस्ता महर का पहना हुआ लिबास भी भीग गया था। दस्तगीर ने कामती हुई महर को अपनी बाहों में उठाते दोबारा कमरे में ले आया। इसे वही कमरे की वस्त में खड़ा करता खुद अपनी शर्ट उतारता सोफे पर बैठकर महर के सरापे को गहरी नज़रों से देने लगा। महर नज़रें झुकाए खुद पर अपने बाजू लपेटे अपने जिस्म को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कपड़े भीगने की वजह से इसके जिस्म के साथ चिपके हुए थे। तभी कमरे में दस्तगीर की भारी आवाज़ गूंजी, कमरे की लाइट बंद करके आओ। दस्तगीर ने इसे हुक्म दिया। महर मरती क्या ना करती, इसकी बात पर अमल करती इसने कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। दस्तगीर ने अपनी उंगली इसके होंठ पर रखकर चुप करवाया और खुद सारे फासले समेटने लगा। महर ने थक हार कर खुद को इसके सुपुर्द कर दिया। आलम ने सोफे की तरफ जाती हीर को रोका। वहाँ क्यों सोने लगी हो? इधर आओ मेरे पास सो चलो। हीर छोटे छोटे कदम लेती आलम से कुछ फासले पर आकर लेट गई। आलम ने गहरा सांस लेते इसे अपनी तरफ खींचा। हीर का सर अपने सीने पर रखते इसकी कमर सुलाते हुए कहने लगा, क्यों इतना दूर रहती हो मुझसे? तुम्हें अंदाज़ा भी है इन लम्हात के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है। फिर ने इसकी आंखों में देखा जहाँ इसके लिए मोहब्बत थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो नज़रें चुरा गई। मैं अगर चाहूँ तो सारे फासले मिटा लूँ। तुम अगर ये सब करके मुझे मजबूर करोगी तो मेरी शिद्दतें भी बर्दाश्त नहीं कर तो मेरी शिद्दतें भी बर्दाश्त करनी होंगी तुम्हें। फिर मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। आलम ने इसके चेहरे से बाल हटाते नरम लहजे में कहा। आई समझ। अपनी बात पर जोर देते आलम ने कहा। ही ने इसकी बात पर अपना सरस बात में लाया। आलम ने इसकी छोटी सी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, गुड, ऐसे ही मेरी बात मानती रहना। हीर को अपने हिसार में लिए वो अपनी आंखें बंद कर गया। हीर कितनी देर से देखती रही। होश में तो तब आई जब आलम ने कहा, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो फिर हम। इसने अपनी बात दूरी छोड़ते हुए इसकी तरफ देखा। हीर का चेहरा गुलाब भी हुआ और वह जल्दी से करवट बदलते हुए अपनी आंखें बंद करेगी। इसकी हरकत पर आलम के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट सी दौड़ी। तुम अगर बिला वजह की जिद ना करती तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह ज़बरदस्ती नहीं करता। महर, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, अच्छा बुरा बहुत अच्छे से समझता हूँ। तुम अभी कम उम्र हो। कितने साल की हो तुम? महर ने सुर्ख आंखों से देखते हुए मदम आवाज़ में कहा, 20 साल। रोने और सर्दी में ठंडे पानी से नहाने की वजह से इसका गला बैठ गया था। दस्तगीर ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो अब इस पर झुकता अपनी उंगली से इसकी गर्दन देख रहा था। इसकी गर्दन पर अपने दिए गए निशान देखते दस्तगीर ने वहां नरमी से अपने होंठ रखे। दर्द तो नहीं हो रही कहीं? नम आंखों से महर ने इसे देखते नफी में सर हिलाया। इसके सर्द और कपकपाते वजूद को एक बार फिर से अपने सार में लेते इसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। दस्तगीर, मुझे नींद आ रही है। दस्तगीर ने इसका चेहरा देखते हुए कहा, तो सो जाओ ना। दस्तगीर की बात पर वो रोने वाली हुई। मैं कैसे सो जाऊं? तुम्हारा फिर शुरू हो गया है। दस्तगीर खुलकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या शुरू हो गया है? रोमांस। इसकी बड़ी हुई शेप को छूते हुए महर ने नाक सुकेड़ कर कहा, अच्छा जी, तो फिर क्या ख्याल है? इस पर झुकते हुए दस्तगीर ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अपना नाजुक हाथ महर ने इसके चौड़े सीने पर रखते उसे दूर किए करते कहा, मेरा कोई ख्याल नहीं है, रहम खाओ अब मुझ पर। दस्तगीर इसकी बात पर कहका लगाकर हंसा। वैसे दाद देनी पड़ेगी मेरी नाजुक सी बीवी की हिम्मत। महर ने इसके होंठों पर अपना हाथ रखते हुए अपनी आंखें दिखाई। दस्तगीर की आंखें मुस्कुराई। महर ने अपना हाथ हटाते करवट बदली। फिर एक ख्याल आती इसने दस्तगीर की तरफ दोबारा अपना रुख करते कहा, तुम बहुत ख़राब हो। मैंने गलती की तुमसे शादी करके। दस्तगीर ने हंसा इसकी बात पर।
आलम ने करवट लेते अपनी आंखें खोली। इसने खुद को बेड पर अकेले पाया। वो एक झटके से उठा। वॉशरूम, बालकनी, सब जगह देखते वो नीचे वाले पोर्शन में आता। तभी से किचन में बर्तन टूटने की आवाज़ आई। वो जल्दी से किचन में बढ़ा। ज़मीन पर गिरे कांच वो उठा रही थी। जब किचन में आलम आया, हीर ने सिर उठाकर आलम को देखा। आलम इसके हाथ की तरफ देख रहा था जहाँ से खून बह रहा था। आलम गुस्से से आगे बढ़ा। हीर उठ गई। हीर को अपनी बाहों में उठाई। वो किचन से निकलता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में ले आया। फर्स्ट एड बॉक्स लाते वो इसके हाथ पर पट्टी करने लगा। हीर को वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। पट्टी करके वो दोबारा फर्स्ट एड बॉक्स दोबारा रख गया। हीर से देखती उठ गई। आलम ने इसके पास जाते कमर से पकड़ा। हीर ने इसकी नीली आंखों में सुर्खी देखी। आलम ने मजीद गहरा तंग किया। हीर ने इसके सीने पर अपना हाथ रखा। कमर पर आलम की गिरफ्त बहुत सख्त थी। हीर को अपनी जिल्द में इसकी उंगलियां पेवस्त होती महसूस हुई। आलम को इसकी आंखों में आंसू साफ नजर आए। साथ ही इसने कमर पर गिरफ्त हल्की कर दी। थोड़ी से थाम दे। आलम ने इसका चेहरा ऊपर करते कहा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कितनी तकलीफ हुई है मुझे। तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। हीर तुम तो चाहती हो फिर मैं भी तकलीफ में रहूं। हीर को इसकी आंखों में बेबसी नजर आई। इसे कोई जवाब न देते हुए आलम इसे छोड़ता हुआ खुद बालकनी में चला गया। हीर कितनी देर तक वहीं खड़ी रही और वो भी इसके पीछे चल पड़ी। हीर कुर्सी पर बैठे आलम के पास जा खड़ी हुई। आलम ने एक नज़र भी इसे नहीं देखा। इसे खुद को इग्नोर करते हुए हीर ने रोना शुरू कर दिया। आलम ने सर उठाकर हीर की तरफ देखा। हीर का हाथ थामते आलम ने इसे अपनी थाई पर बैठाया। आलम ने इसके नाजुक हाथ चेहरे पर से हटाते सख्त लहजे में कहा, क्यों रो रही हो? हीर ने भीगी आंखों से इसकी तरफ देखा। अगले ही लम्हे वो आलम के कुशीदा सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आलम यकदम परेशान हो गया। हीर क्या हुआ है? बोलो मेरी जान, क्या हुआ है? क्यों इस तरह रो रही हो? इसकी कमर सलाते हुए आलम ने कहा, आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं? हीर ने इसकी तरफ देखकर कहा, नहीं मैं क्यों नाराज़? हीर ने इसकी बात काटते कहा, मुझे कमरे में छोड़कर आ गए थे और मैं जब यहाँ आई तो आपने मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे और अब आप कह रहे हैं कि आप मुझसे नाराज़ नहीं थे। नहीं बस थोड़ा गुस्सा था। आलम ने इसके बाल कानों के पीछे करते कहा, क्यों थे आप? अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ किचन में रात के 12 बजे क्या कर रही थी? आलम ने इसका ध्यान दूसरी तरफ उलझाना चाहा। मुझे भूख लगी थी तो मैं अपने लिए सैंडविच बनाकर खाने लगी। हीर ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे भी तो जगा सकती थी। आलम ने इसका चेहरा ऊंचा करते हुए नरम लहजे में कहा, आपकी नींद खराब हो जाती। आलम ने आगे बढ़ के इसकी थोड़ी पर अपनी होंठ रखी। हीर के बाकी अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। सर्दी तो नहीं लग रही? हीर ने अपना सर इस बात में हिलाया। अच्छा तुम इधर बैठो, मैं आता हूँ। हीर ने इसे कमरे में जाते देखा। कुछ ही देर में वो हाथ में एक कंबल लिए आया। कुर्सी पर बैठते अपने ऊपर अच्छे से कंबल लपेट दिया। आलम ने इसे दोबारा अपनी थाई पर बैठाया और इसके ऊपर भी कंबल सही से लपेट दिया। अब सर्दी तो नहीं लग रही? हीर ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। आलम ने इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। हीर अपना सर इसके सीने पर रखे इसे देखने लगी, जो इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। वो दोनों कितनी देर खुले आसमान के नीचे एक दूसरे को देख रहे थे। बिना पलके झपकाए हीर जमाई लेते अपनी आंखें बंद कर दी, लेकिन आलम इसे देखता रहा। कुछ ही देर में हीर गहरे गहरे सांस लेने लगी, जो इसकी नींद में जाने का सबूत दे रहे थे। आलम अब अपनी नजरें चांद पर मरकोज कर गया था, जिसे बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया था। एक चांद इसकी दस्तरस में था। अगले नए दिन की सुबह की रोशनी हर तरफ फैल गई थी। नींद में दस्तगीर को सर्दी लगने का एहसास हुआ। अपनी आंखें खोली, अपने सीने पर सर रखे इसकी शर्ट में मलबूस मेहर पर नजर पड़ी, जो सारा बेड छोड़े इसके साथ चिपक कर सोई हुई थी। दस्तगीर ने अपनी गर्दन ऊंची करके अफसोस से बेड से गिरे कंबल को देखा, जो शायद मेहर का काम था। दस्तगीर ने मेहर को देखा। एक बार फिर कल रात का मंजर इसकी आंखों के सामने आया, जिसे सोचते इसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। दस्तगीर ने सोई हुई मेहर के चेहरे पर फूंक मारी। कसमसाते हुए मेहर ने अपनी करवट बदली। तकिए पर इसके रेशमी बाल फैले हुए थे। अपने कंधे पर कुछ चुभते महसूस करते मेहर ने दोबारा करवट ली। अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोले। इसने खुद को गहरी नजरों से देखते दस्तगीर को कहा, क्या देख रही हो? तुम्हारा ये तिल मैं रात को देख नहीं सका, इसलिए अब देख रहा हूँ। दस्तगीर ने इसके कंधे के कुछ फासले पर तिल को देखते कहा। मेहर ने खुद को देखा। अगले ही इसने चूम कर दस्तगीर को देखा, जिसकी आंखों में साफ शरारत नाच रही थी। मेहर ने अपनी टांगों पर किए कंबल को अपने सर तक तान लिया। दस्तगीर इसकी तेजी देखते अपनी गर्दन पीछे फेंकते हुए हंसता। कुछ देर बाद दस्तगीर ने इसके ऊपर से कंबल खींचा। वो मुझे तुमसे ये कहना है कि मेरी शर्ट दो मुझे, दस्तगीर ने संजीदगी से कहा। मेहर ने इसे बेचारगी नज़रों से देखा। ऐसे ना मुझे देखो, मैं नहीं तुम्हारी शक्ल पर रहम खाऊंगा। दस्तगीर ने अपनी पेशानी पर बर डाले कहा, क्यों तुम्हारे पास और शर्ट नहीं है क्या? मेहर की बात पर दस्तगीर ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। तो मैं क्या करूँगी? मेरे कपड़े तो
ये मेरा मसला नहीं है, दस्तगीर ने कंधे चाहते हुए लापरवाह अंदाज में कहा। कैसे शोहर और मेहर ने यतीमों जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, नहीं तो अब मैं ऐसे रूम से निकलूंगा, तुम मुझे अब शर्ट उतार के दो। इसकी बात भी सही थी, लेकिन मेहर ने इसकी बात नहीं मानी। इसे अपनी बात पर अमल ना करते देखते दस्तगीर आगे बढ़ा। मेहर चीखती हुई बेड से उतरती दीवार के साथ आ लगी। दस्तगीर ने दीवार से चिपकी मेहर को देखा। दस्तगीर की स्काई ब्लू शर्ट इसे लंबी होने के बाद घुटनों तक आती थी। वो कदम चलता इसके करीब जा खड़ा हो गए। से पहले मेरी नीयत तुम पर दोबारा ख़राब हो, वॉशरूम में जाओ और मुझे मेरी शर्ट दो। इसके इतराफ़ में अपना हाथ रखते दस्तगीर ने कहा। मेहर इसकी बात पर अमल करती वॉशरूम में गई। अपनी शर्ट उतारती उसने दस्तगीर को दी। वो पहनता हुआ कमरे से बाहर चला गया और मेहर शावर लेने लगी। हीर की आंख सुबह के 7 बजे खुली। अपने साथ लेटे हुए आलम पर इसकी नज़र पड़ी, जो इसकी तरफ अपना रुख किए सो रहा था। हीर खिसक कर मजीद इसके करीब होते इसका चेहरा देखने लगी। बशानी पर ग्रे चॉकलेट ब्राउन बाल है, नहाए नीली आंखें पर पलकों ने पर्दा गिराया हुआ था। खड़ी मगरूर नाक, घनी मूंछों तले बारीक होंठ थे। वो कितना खूबसूरत था। हीर अपने दिल के हाथों मजबूर हुई। अपनी उंगली से इसने इसकी पेशानी से लकीर खींचे नाक तक ले आई। उंगलियों की पूरों पर आलम की मूंछों की चुभन हुई। बेसाख्ता इसकी एक बीट मिस हुई। वो अभी इसके होंठों पर अपनी उंगली फेरती। आलम ने अपने मुंह खोलते इसकी उंगली नरमी से अपने दांतों में दबाई। हीर की सारी आंखें हैरत से खुल गई। हीर ने जल्दी से अपनी उंगली बाहर निकाली। आलम ने आंखें खोले खुमार नजरों से हीर को देखा। बड़ी बड़ी आंखें इस पर मरकोज थी। कभी वो इन पर अपनी घनी पलकें गिराती थी तो कभी उठाती थी। छोटी सी सुर्ख पड़ती नाक जो सर्दी होने की वजह से सुर्ख थी। भरे भरे गुलाबी लब जैसे वो अपने दांतों से काटते सुर्ख कर गई थी। वो इसके ऊपर झुका। आलम ने अपने अंगूठे की मदद से हीर के नरम होंठों को इसके दांतों तले निकालते इन्हें सुलाते हुए बोला, क्यों करी हो इन पर जुल्म। आलम ने इसकी आंखों में देखा। हीर की नज़र इसकी नीली आंखों से टकराई। वो मजीद इसकी आंखों में नहीं देख पाई। आलम ने आगे बढ़कर इसकी आंखों पर अपने होंठ रखे। वो अब इसके होंठों पर झुकता कि इससे अपनी कानों में हीर की मिनमिनाती आवाज़ सुनाई थी, आलम वो मुझे वॉशरूम जाना है। आलम इसके मासूम बहाने पर मुस्कुराते हुए दूर हटा। हीर 300 की स्पीड में वॉशरूम में आई। इसे अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। मेहर खुद पर अच्छे से टॉवल लपेटे वॉशरूम से बाहर आई। इसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। तभी दस्तगीर दरवाज़ा खोलते अंदर आए। मेहर अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते मुड़ी। इसके हाथ में कुछ बैग्स थे। ये मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाए हूँ। मेहर ने अपने कदम इसके पास लेकर गई। इसने अपने बैग्स की तरफ बढ़ाया ही था कि दस्तगीर ने बैग्स अपने पीछे कर लिए। मेहर ने इसके बैग से पीछे से बैग लेना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे बैग से छोड़ते दस्तगीर ने इसे कमर से थामा। क्या कर रहे हो, छोड़ो, मुझे कपड़े डालने हैं। मेहर ने घबराते हुए कहा, छोड़ो, क्या करना है यार, इसी तरह ही अच्छी लग रही हो। दस्तगीर ने इसे देखते शरारती अंदाज में कहा, तुम। मेहर की बात काटते दस्तगीर जल्दी से बोला, तुम नहीं आप कहो मुझे, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। आप मुझे छोड़ेंगे। मेहर ने इसकी बात पर अमल करते कहा। सदके इसके होठों को नरमी से छूते दस्तगीर दूर हुआ। मेहर जल्दी से बैग में से एक ड्रेस निकालते वॉशरूम में जा घुसी। नाश्ता करने के बाद हीर कमरे में आई तो सामने आलम को कहीं जाने के लिए तैयार हुआ पाया। वो पूछे बगैर न रह सकी। सुनाइए। आलम ने खुद को आईने में देखते हुए कहा। सफ़ेद शर्ट पहनी और साफ ब्लू जीन्स में मलबूस वो हीर की तरफ मतवज्जो हुआ। आप कहीं जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? हीर इसके पास जा खड़ी हुई। तुम्हारे ससुराल। आलम ने अपनी जेबों में हाथ डालते हुए कहा। तुम्हें चलना है क्या मेरे साथ? आलम ने हीर को खामोश देखते हुए कहा, आप मुझे लेकर जाएंगे? आलम ने इसकी बात पर सर हाँ में हिलाया। अच्छा तो फिर आप इंतज़ार करें, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। अभी हीर वहाँ से जाती है। आलम ने इसे रोकते हुए कहा, तुम 1 घंटा ले लो, मगर अच्छे से तैयार होकर आना। इसे छोड़ते वो कमरे से बाहर निकल गया। हीर जल्दी से अपने पहनने का सूट लेती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वो इसका इंतजार कर रहा था। तभी इसकी नज़र दरवाजे से निकलती हीर पर पड़ी। ब्लैक पाँव को छूती फ्रॉक पहनी हुई थी। इसके रेशमी बाल कमर पर खुले हुए थे। आलम यकटक इसे देख रहा था। हीर इसके पास ही चले कहाँ? आलम ने गैर दिमागी से इसे देखते हुए कहा, अरे आपके घर, आपने कहा था ना अंदर। ओ हाँ चलो। हीर के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते वो खुद घूम कर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। गार्ड ने इन्हें देखते ही गेट खोल दिया। आओ मेहर, तुम्हें कुछ दिखाना है। दस्तगीर मेहर का हाथ पकड़े लॉन में ले आया। क्या दिखाना है? मेहर ने इसे देखते कहा। करमदीन खोल दो इससे। मेहर ने सामने ही देखा जाएंगे बड़ा सा एक कुत्ता ज़बान निकाले इसे ही देख रहा था। अगले ही लम्हे इसकी दिलखरेश चीख निकली, दस्तगीर इसे बांधो। दस्तगीर। मेहर ने इसके पीछे छुपते कहा, अरे यार कुछ नहीं कहता, ये मेरा बेटा है। दस्तगीर ने मेहर का हाथ थामते इसे अपने सामने करते कहा, दस्तगीर ऐसा मत करो। मेहर ने इसकी तरफ देखते इल्तिजाई लहजे में कहा, टॉमी
मामा को हेलो बोलो। वो कुत्ता आगे बढ़कर मेहर के पैरों को चाटने लगा। मेहर ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। दस्तगीर ने इसके चेहरे को देखते करमदीन को इशारा किया। वो टॉमी को पट्टे से पकड़ते हुए वहां से ले गया। दस्तगीर अपनी आंखें बंद किए कामती हुई मेहर के सामने आकर खड़े हुए से देखने लगा। दस्तगीर मैंने इसी तरह आंखें बंद किए दस्तगीर को पुकारा। दस्तगीर इसकी बंद हुई आंखों की लर्जिश देखते मुस्कुराते हुए बोला, वो कुत्ता कहाँ है? पास ही है, बुलाओ। मेहर ने जल्दी से इसकी बात काटते काटते डरते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम इसे यहाँ से भेजो बस। दस्तगीर की आंखों में शरारत नजर आई। अच्छा, एक शर्त पर। मेहर ने इसकी बात पर जल्दी से कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, प्लीज इसे यहाँ से भेजो। इतनी इसकी जल्दबाजी पर वो खुलकर मुस्कुराते हुए इसे अपनी बाहों में उठा गया। मेहर इसी लम्हे अपनी आंखें खोलते कहा, वो चला गया ना? हाँ। दस्तगीर ने इसे उठाते हुए अंदर ले आया। लाउंज के सोफे पर इसे बैठाते साथ खुद भी जगह बनाते बैठ गया। मेहर ने इसे देखते कहा, तुमने अपने घर इतने खतरनाक जानवर क्यों रखे हैं? वो जानवर नहीं है, मेरा बेटा है, दस्तगीर ने कुछ खूबगी से कहा। इसके बेटा कहने पर मेहर ने गंदा सा मुंह बनाया। दस्तगीर, तुम्हें कुत्ता ही मिला पालने के लिए? मेरी एक जंगली बिल्ली भी है। दस्तगीर की आंखों में शरारत नजर आई। अच्छा, मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है, कहाँ है वो? मेरे सामने। मेहर ने इसकी बात पर इसके कंधे पर एक चित्र सीध की। हाँ, तुम मेरी पालतू जंगली बिल्ली हो, दस्तगीर ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे साथ बैठना मेरी गलती है। वो उठकर कमरे में चली गई। पीछे दस्तगीर का जानदार कहका गूंजा, आना तो मेरे पास ही है, मेरी जंगली बिल्ली ने। आलम और हीर पहुंच गए थे। वो दोनों मुकद्दस बेगम के कमरे में मौजूद थे। आलम दस्तगीर की कॉल सुनने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। वो भी कॉल सुनकर फारिग हुआ कि समर बेगम आई। आलम, तुम इस लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? मारिया तुम में इंटरेस्टेड है। आलम ने माथे पर बर डाले हुए कहा, हीर मेरी बीवी है और आप बहुत अच्छे से जानती है, और हीर से मेरा बचपन। समर बेगम ने इसकी बात के दरमियान में कहा, आलम वो बस कागजी निकाह था, और ये पेपर कैसे, ये शादी कैसे हो सकती है? वो तो मर गई थी। आपने पूरी कोशिश की थी इन्हें मारने की, लेकिन देखिए आज वो आपके सामने सही सलामत है। और एक और बात, वो अब मेरी बीवी है, मेरी सल्तनत है। अगर अब आप मेरे रास्ते में आई तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गिन गिन कर सबको मारूंगा। ये बात आप अच्छे से जान ले। वो अपनी बात खत्म करता वहां से चला गया। समर बेगम इससे जाता हुआ देख रही थी। वो कमरे में आया तो हीर और अम्मा जी हंस रही थी। अम्मा जी, अब हमें इजाज़त दें, शाम हो गई, पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और मौसम भी ख़राब हो रहा है, जल्दी पहुँचना होगा। ठीक है, ख्याल से जाओ मेरे बच्चों। अम्मा जी ने दोनों की पेशानी चूमते कहा। मेहर और दस्तगीर कमरे में कोई डरावनी मूवी देख रहे थे। दस्तगीर, मुझे डर लग रहा है। मेहर इसके साथ चिपकी हुई बोली, मैं क्या करूँ, तुमने ही कहा था रोमांटिक नहीं देखनी, फिर मैंने यही लगानी थी। तुम टीवी बंद। इसकी बात पूरी होने से पहले ही बिजली चमकी, साथ ही सारा घर अंधेरे में डूब गया। ये लाइट क्यों चली गई अंधेरे में? मेहर की डरी सी आवाज़ दस्तगीर के कानों में पड़ी। मैं देखता हूँ। मेहर ने इसका बाजू पकड़ कर से रोका। तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे अकेला छोड़कर? मेहर, कुछ नहीं है, मैं देख कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। दस्तगीर अपना बाजू छाते हुए कहा। दस्तगीर, नहीं जाओ। वो चला गया। बेड पर डरी सहमी बैठी मेहर ने अंधेरे में देखते कहा। दस्तगीर को गए 10-15 मिनट हो गए थे। दस्तगीर कहाँ हो? प्लीज़ आ जाओ ना। मेहर ने रोते हुए उसे आवाज़ लगाई। दस्तगीर तभी रोती हुई मेहर के करीब आया। दस्तगीर ने उसे कंधे पर हाथ रखा। मेहर की दिलख्रेश चीख निकली, अरे यार, मैं हूँ। दस्तगीर की आवाज़ सुनते रोती हुई मेहर इसके सीने से लगी। मुझे क्यों छोड़कर चले गए थे? मैं यहीं था, लाइट चेक करने गया था, बारिश की वजह से लाइट ख़राब हो गई है। दस्तगीर ने इसकी कमर चलाते कहा, अब मत जाना कहीं पर मुझे छोड़कर। अच्छा, मैं नहीं जाता, मगर तुम पीछे हो जाओ, मुझे सांस नहीं आ रहा। मैं नहीं हटूंगी, तुम फिर चले जाओगे। दस्तगीर ने इसे पीछे करना चाहा, मगर मेहर इसके कॉलर को और सख्ती से पकड़ गई। जब वो दोनों 1 घंटे के सफ़र के बाद घर पहुंचे, शायद रस्ते आलम ने इससे कोई बात नहीं की। हीर को वो कुछ गुस्से में लग रहा था। पोर्च में गाड़ी खड़ी करते आलम कार से बाहर निकला। हीर भी साथ ही बाहर निकली। तब बारिश का एक कतरा हीर के ऊपर गिरा, फिर इसके साथ ही कई कतरे गिरे। इसे बारिश बहुत पसंद थी। हीर, चलो अंदर चले। आलम इसका हाथ थामते हुए इसे घर के अंदर ले आया। हीर कमरे में चली गई। जब आलम मुलाजमा को चाय का कहते हुए वो भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में आते इसने खुद को कमरे में अकेले पाया। तभी बालकनी के खुले दरवाजे पर नजर पड़ी। अपना कोट और शूज उतारते वो भी बालकनी की तरफ बढ़ गया। आलम की नज़र इस पर पड़ी। नंगे पाँव वो अपने हाथ फैलाए बच्चों जैसे खुश हो रही थी। आलम की सारी दुनिया वहीं रुक सी गई थी। हीर ने दरवाजे में खड़े आलम को मुस्कुराते हुए देखते अपने पास आने का इशारा किया। आलम, आइए आप भी। आलम ने इनकार करना चाहा, मगर अगले ही लम्हे हीर इसका हाथ पकड़ते इसे बरसते आसमान के नीचे खड़ा कर गई। मुझे नहीं नहाना हीर। आलम ने वापस जाना चाहा, मगर हीर ने इसके हाथ को पकड़ते इसका रुख अपनी तरफ किया। हीर के कमर तक आते बाल लटों की सूरत में बदल गए थे।
प्लीज़ मेरी खातिर। हीर ने अपनी आंखें पटपटाते कहा। आलम ने इसे कमर से पकड़ते अपने करीब किया। हीर ने कोई मज़म्मत नहीं की थी। इसने अपने पैर आलम के पैरों पर रखे। खुले आसमान के नीचे वो दोनों एक दूसरे में गुम, बारिश में मुकम्मल भीग चुके थे। कितना दिलकश मंजर था। तभी आलम ने छींक मारी, फिर इसके साथ ही कई छींकें मारी। मेरे ख्याल से हमें अंदर चलना चाहिए। हीर आलम का हाथ पकड़ते से कमरे में ले आई। चेंज करते और ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। आलम अपनी गीली शर्ट उतार चुका था। एक पल के लिए हीर इस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। फिर वो टॉवल लाते हुए इसके पास आई। तौलिए से वो इसके बाल खुशक करने लगी। खुद पर इसकी गहरी नज़रें महसूस करते वो कांपी। आलम इसके हाथों की कपकपाहट महसूस बाखूबी कर चुका था। इसे कमर से पकड़ते झटके से अपने करीब किया। हीर का चलता हाथ साकत हुआ। आलम इसके कांपते वजूद को अपनी बाहों में उठाए बेड पर ले आया। इसके पैरों से स्लीपर उतारते इसे बेड पर लटाते इसके कान पर झुकते हुए बोला, हीर तुम मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा जुनून हो, मेरा जुनून इश्क हो। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। हीर ने इसकी नीली मोहब्बत तो लुटाती आंखों में देखा। तुम मुझसे दूर जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरा साथ दोगी ना? बोलो हीर। हीर ने इसकी बात पर अपना सर इस बात में हिलाया। आलम ने आगे बढ़ के इसकी पेशानी पर अपने होंठ रखे। हीर ने इसका चेहरा थामते कहा, आलम आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? आलम ने इसके हाथों को चूमते हुए कहा, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आलम ने बेड पर रखा कंबल खुद पर और हीर पर ओढ़ा। इसकी बढ़ती जाती जिस आर्तों से हीर ने इसके सीने पर वजन डाला। आलम ने इसके हाथ अपनी कमर पर ज़बरदस्ती हायल किए। अब अगर तुमने मुझसे कोई बहाना या भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वह मसरूरी नाराज़गी से कहता इसकी जबीन को चूमने लगा। हीर की गिरफ्त खुद ही इसकी कमर के गिर्द खुद ही मजबूत होगी। वो आलम की शिद्दतों से हार चुकी थी। इसने अपना आप आलम को सौंप कर अपनी आंखें मूंद ली। बाहर होती बारिश की तेज़ी में कमी आ गई थी। दस्तगीर के सीने पर वह सर रखिए इसके दाएं हाथ अपने हाथ में लिए देख रही थी। इसके हाथ की उंगलियां बहुत पतली लंबी पतली थी। महर ने अपना हाथ इसके हाथ के साथ मिलाते कुछ हैरानगी से दस्तगीर को देखा जो इससे गहरी नज़रों से देख रहा था। दस्तगीर तुम्हारे हाथ कितने बड़े हैं? एक बार फिर से इसका हाथ देखते हुए कहा। और तुम्हारे हाथ बहुत छोटे। दस्तगीर ने पूरा बदला लेते हुए कहा, तुम खुद भी तो इतने बड़े हो, इतने लंबे हो। वो चुप न रह सकी। और तुम भी तो पूरी बोनी हो। महर ने गर्दन मोड़कर कुछ खूबगी से देखते कहा, और तुम सड़े हुए करेले। महर जलकर कहा, महर तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं अपने शोहर से बात करने की। दस्तगीर ने इसे शर्मिंदा करना चाहा तो शोहर का भी हक है, बीवी से सही रहे। महर ने अपना नाक सुखेड़ कर कहा, अच्छा, और दूसरी बीवी के हकूक़ का तो तुम्हें नहीं पता। महर इसकी बात नज़रअंदाज करते उठते लगी कि दस्तगीर की बात पर रुकी। खैर कोई नहीं, दूसरी बीवी देखता हूँ मैं। दस्तगीर कहाँ पीछे रहने वाला था। महर ने इसके ऊपर झुकते इसका कॉलर दबोचते अपने दांत पीसते कहा, मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करके दिखाना, तुम्हें भी गंजा कर दूंगी और अपनी सौतन को भी। यार ऐसा मत करना, मैं तो फिर भी हैंडसम लगूंगा, इससे नहीं सूट करेगी। दस्तगीर ने सोचने वाले अंदाज में कहा। महर इसकी बात पर और जल भुनगी से झुककर दस्तगीर की गर्दन पर जोर से अपने दांत गाड़े। दस्तगीर ने अपने होंठ बींच दिए। दस्तगीर ने इसकी तरफ देखा। होंठों से हल्का सा खून बह रहा था। वो बेख्तियार इसकी करीब बढ़ा। महर ने उठना चाहा मगर वो इसकी कमर को जकड़े इसे दोबारा अपने ऊपर झुका गया। महर ने खुफगी से इसकी जानिब देखा जो इसे जख्म देखकर अब इसके होंठों को सला रहा था। ना तंग करती मैं भी तुम्हें इसी तरह सजा ना देता। मुझे नहीं तुम्हारे साथ रहना, छोड़ो मुझे। दस्तगीर के सीने पर वजन डालते हुए इसने उठना चाहा मगर दस्तगीर इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त कर गया। इसकी उंगली अपनी कमर पर पेवस्त होती महसूस करते तकलीफ से इसकी आंखें भीगने लगी। दूर जाओगी मुझसे। महर ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगा, दस्तगीर ने दहाड़ते हुए कहा। महर रोते हुए हिचकी ली। इसके चेहरे पर आए बालों को हटाते दस्तगीर नरमी से कहा, क्यों जिद करती हो इतनी? तुम्हें मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करनी होंगी। महर ने अपने होंठ बींचकर अपने आंसू पर काबू पाना चाहा। स्वीट हार्ट, रो क्यों रही हो? दस्तगीर ने इसी तरह नरमी से पूछा। महर ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। दस्तगीर का हाथ कमर से हटाते वो इसके साथ इसकी तरफ पुश्त करके लेट गई, जिसका साफ मतलब था मैं नाराज़ हूँ। दस्तगीर ने इसकी कमर से शर्ट ऊपर की। महर ने सख्ती से अपनी आंखों को बंद किया। एक आंसू टूटकर इसके तकिए में जज़ब हो गया। वो अब इसकी कमर सलहा रहा था। इसे दी तकलीफ का मदावा कर रहा था। महर ने कुछ खूबी से इसका हाथ झटका। ये क्या तरीका है? दस्तगीर ने अपना गुस्सा जब्त करते झटके से इसका रुख अपनी तरफ करते कहा, सोने दो मुझे। महर ने दोबारा अपना रुख फेरते कहा। इस बार नरमी से इसका रुख अपनी तरफ करते हुए दस्तगीर ने कहा, सॉरी। महर ने अपनी नज़रें घुमाई। इधर देखो मेरी तरफ। दस्तगीर ने इसका चेहरा ऊपर करते कहा। महर ने इसकी तरफ देखा। तभी इसकी नज़र इसकी गर्दन पर पड़ी जो इसके काटने से सुर्ख हुई थी। अगर मुझे इतनी दर्द हो सकती है तो इससे क्यों नहीं? महर ने सोचा।
दस्तगीर कुछ कहता मगर महर को अपनी तरफ बढ़ते देखते चुप हो गया। महर अपने होंठ से इसकी गर्दन छूती दूर हुई जहां पर वो काट कर सुर्ख कर गई थी। सॉरी, वो दोनों एक जैसे थे, गलती करके सॉरी करने वाले। यहाँ मैंने तुम्हें चोट दी थी, दस्तगीर ने शरारती अंदाज में कहा। तुम बहुत ख़राब हो। महर ने इसके सीने पर सर रखते हंसते हुए कहा, जैसा भी हूँ अब तुम्हारा ही हूँ। इसके गिर्द अपनी बाहें हाल करते हुए वो बोला। आलम खुद को बेड पर अकेले देखते हुए उठ बैठा। तभी इसकी नज़र ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हीर पर पड़ी। इसका रुका हुआ सांस बहाल हुआ। अपने नम बाल सुलझाते हुए इसकी नज़र अपने एंड पीछे शर्टलेस आलम पर पड़ी, जो इसे ही देखते हुए मुस्कुराया। हीर ने जल्दी से अपनी नज़रें चुराई। कल अगले ही पल आलम की पेशानी पर बल नमूदार हुए, कंबल फेंकते इसके पीछे जा खड़ा हुआ। अपनी तरफ इसका रुख करते आलम ने इससे खूबगी से कहा, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। हीर ने नज़रें मिलाए बगैर अपना सर नफ़ी में हिलाया। तुम मुझसे नज़रें चुरा रही हो। हीर ने इसी तरह अपना सर नफ़ी में हिलाया। तो फिर मुझसे नज़रें क्यों नहीं मिला रही? आलम ने इसे दोनों बाजू से पकड़ते कहा, आप मुझे गंदी नज़रों से घूर रहे हैं। अपना गलत जुमला बोलने पर हीर ने अपनी ज़बान दांतों में दी। इसकी बात पर आलम के 14 तबक रोशन हुए। मैं तुम्हें गंदी नज़रों से घूरता हूँ? हीर का चेहरा ऊंचा करते आलम ने कहा। हीर ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। मगर तुमने अभी मुझसे कहा वो मैंने आपसे घबराते कहा। तुम मुझसे घबरा रही हो मगर क्यों? आलम इससे बातों में उलझाता हुआ इसे कमर से थाम गया। पता नहीं, हीर ने गायब दिमागी से देखते हुए कहा। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? हीर इसकी नीली आंखों के सैर में खोई हुई थी। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। आलम ने इसे उठाते ड्रेसिंग पर बैठाते इसकी तरफ अतराफ में अपने हाथ रखे। हीर को खतरे की घंटी बजती सुनाई दी। इसके सीने पर हाथ रखे से पुकारा, आलम। आलम ने इसके होंठों पर अपनी उंगली रखते से चुप करवाया। खामोश, मैं बताता हूँ तुम क्यों घबरा रही हो। कितने ही लम्हे गुजर गए। हीर ने इसके गिर्द अपनी बाहें हायल की। आलम नरमी से इसके होंठों को आज़ाद करते अपना चेहरा इसके नम बालों में छुपा गया। वो इसकी खुशबू अपने अंदर उतार रहा था जब हीर ने इसके कंधे पर चुटकी काटी। आलम ने दूर होते पेशानी पर बर डाले से घूरा। ये क्या था? आलम ने अपनी आंखें छोटी करते कहा, क्या था? हीर जानकर अनजान बनी। तुम्हें एक बात बताऊं? आलम ने कहा, बताएं। तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि मेरा दिल करता है। आलम ने इसके गाल पर नरमी से दांत गाड़ते हुए अपनी पूरी बात की। मैं खा जाऊं तुम्हें? मैं खाने वाली आपको चीज़ नजर आती हूँ? हीर ने इसके गर्दन के गिर्द अपनी बाजू हायल करते हुए कहा। हीर इसकी बात पर हंसी। आलम इसे देखते हुए मुस्कुराया। आप भी प्यारे हैं मुझे, आप अपनी आंखें दे दें। हीर ने आंखों पर अपनी नरम उंगलियां फेरते हुए कहा, आंखें क्या करोगी? तुम सारा ही आलम रख लो। आलम, मुझे भूख लगी है। आलम इसके बहाने पर हंसा। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हैं? हीर ने इसे हंसते हुए देखते पूछा। मैं सोच रहा हूँ तुम इतना खाती हो, फिर आखिर खाना जाता कहाँ है? आलम ने सोचने वाले अंदाज में कहा। हीर इसकी बेबाक नजरों से कंफ्यूज हो रही थी। बोलो, इसकी लरजती पलकों को देखते आलम ने इसे छेड़ा। आलम ना करे परेशान, हीर रोने वाले लहजे में कहा। आलम हंसते हुए उसे छोड़ते खुद वॉशरूम में चला गया। मैंने झंझोड़कर दस्तगीर को उठाया। क्या है? नींद से भरी आंखें खोले दस्तगीर ने कहा, उठ जाओ। महर इसका बाजू खींचते हुए कहा, यार अच्छा यार थोड़ी देर सोने दो। दस्तगीर जिद्दी लहजे बोला। महर ने खिड़की पर गिरे पर्दों को हटाया। अपनी आंखों में पड़ने वाली धूप की वजह से दस्तगीर कंबल अपने सर तक तान गया। महर ने इसके ऊपर से कंबल उतारा। अगले ही लम्हे दस्तगीर ने इसे झटके से बेड पर गिराया। क्या मसला है? क्यों सोने नहीं दे रही? दस्तगीर ने सख्त लहजे में कहा। उठ जाओ ना अब। महर ने इस पर झुकते इसकी दाढ़ी को छूते हुए कहा, हाँ अगर तुम इसी तरह उठाती तो उठ जाता। अब सारा गुस्सा गायब था। अभी इस पर झुकता। महर जल्दी से उठती हुई वॉशरूम में भागी। पीछे दस्तगीर अपनी गर्दन पर खारिज करता ही रह गया। दस्तगीर ने दोबारा लेटते अपनी आंखें अभी बंद ही की थी कि वॉशरूम में महर के चलाने की आवाज़ आई और अगले ही लम्हे टावल में खुद को लपेटे हुए बाहर निकली। दस्तगीर, मैंने वॉशरूम में इतना बड़ा काकरोच देखा है। मैंने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। दस्तगीर ने गहरी नजर इसके सरापे पर डालते कहा, तो क्या? तो इसे मारो जाके। इस तरह वॉशरूम में मैं नहीं जाऊंगी। महर ने इसे सदमे से देखते हुए कहा, तो मत जाओ। दस्तगीर इसे देखते महफूज हो रहा था। मैंने कपड़े पहने, इसे मारो तुम। सॉरी, मैं नहीं मार सकता इस बेचारे को। और जहाँ तक कपड़े बदलने की बात है वो तो तुम मेरे सामने भी डाल सकती हो। आगे तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। दस्तगीर ने कंधे चाहते लापरवाही में कहा, तुम कितने खुदगर्ज हो। बीवी के लिए एक कीड़े को नहीं मार सकते। मैंने कितनी बड़ी गलती की तुमसे शादी करके। महर ने खोगी से कहा, तो ना करती। दस्तगीर ने उठते इसकी तरफ बढ़ते कहा, तुमने तब मुझसे ये कहा था कि मेरे साथ बगैर निकाह के रहो। तुम्हें शर्म नहीं आती थी ऐसी बात करते? मैं बस तुम्हें देख रहा था कि तुम आखिर कैसी लड़की हो। महर इसकी बात पर खामोश होगी। वो अब वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। महर इसके पीछे ही गई। कहाँ है काकरोच? यहीं कहीं छुप कर बैठा होगा। महर ने दस्तगीर के पीछे से शर्ट पकड़ते डरते हुए कहा। तभी वो फ्लश
के पीछे से निकलकर उड़ा। महर ने इसे उड़ते देखकर चीख मारनी शुरू कर दी। दस्तगीर ने वॉशरूम में पड़े वाइपर से मारकर इसकी चटनी बनाई। दस्तगीर ने अपनी गर्दन मोड़ते हुए अपने आंखें बंद किए चलाती महर को देखा। बस करो तुम्हारे चीखें सुनकर वो वैसे ही मर गया। क्या मर गया? ये देखो, दस्तगीर ने मरा काकरोच इसे दिखाते हुए कहा। तुमने तो इसकी चटनी बना दी है। दस्तगीर ने महर ने हंसते हुए कहा, आप बेचारे की बीवी इसका इंतजार कर रही होगी। दस्तगीर ने अफसोस से सर हिलाते कहा, तुम्हें कैसे पता ये मेल है? महर ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने इसकी इतनी बड़ी मूछें नहीं देखी? एवी कितने गंदे हो तुम। महर का इसकी बात पर दिल खराब हुआ। दस्तगीर इसके बोलने के अंदाज पर जोर से हंसा। अच्छा तुम निकलो यहाँ से। दस्तगीर ने इसकी कमर से पकड़ते इसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कहती हो? साथ साथ नहाए? नहीं नहीं जी, तुम यहाँ से बस जाओ। महर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, तुम कितने खराब हो। मैं सच में पछता रही तुमसे शादी करके। महर ने अफसोस से सर हिलाते कहा, माई वाइफ, मैं ऐसा ही हूँ, अब तुम बर्दाश्त करो मुझे। दस्तगीर इसकी हालत पर रहम करते हुए वॉशरूम से निकल गया। महर ने शुक्र का सांस लेते दरवाज़ा बंद किया। हीर कमरे में आई तो आलम को ऑफिस के लिए तैयार हुआ पाया। ब्लैक पेंट कोट में मलबूस वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। हीर इसके बढ़ते इसका कॉलर ठीक किया। आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। आलम इसका नाक दबाते हुए कहा, मैं भी हॉस्पिटल चली जाऊँ, मुझे मेरी दोस्त बहुत याद आ रही। ही ने इसके कोट को पकड़ते कहा। ही ने आलम को गहरी सोच में गुम पाया। आलम, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही जाकर इससे मिल लो ना। मैं तुम्हें इस तरह घर से बाहर नहीं रहने दे सकता। आलम, शादी से पहले भी तो मैं जॉब करती थी ना। आलम ने इसकी बात टोकते कहा, शादी से पहले और बात थी लेकिन अब और बात है। फिर इसका कोट छोड़ते बेड पर जाकर बैठ गई। आलम गहरा सांस लेते इसके पास जाकर बोला, चलो चले। हीर इसकी बात पर जल्दी से उठी। चले। आलम इसका हाथ थामते हुए कमरे से बाहर ले आया। दस्तगीर ने हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ी रोकी। महर जल्दी से गाड़ी से निकल दी। दस्तगीर ने इसका हाथ पकड़ा। महर ने इसे देखा। सलीके से बाल सेट किए, सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट में पहने वो बहुत ही वजीहा लग रहा था। कि क्या हुआ? दस्तगीर ने गाड़ी के बोर्ड से टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकालते महर के होंठों पर लगा। लिप ग्लॉस साफ करने लगा। ये क्या है? मैं नहीं चाहता देखने वाले की नज़र तुम्हारे होंठों पर पड़े। और ये दुपट्टा सही करके लो और रुको, मैं ठीक से देता हूँ। दस्तगीर ने इसके गले में लिए दुपट्टे को सही से शानों पर फैलाया। महर को कुछ शर्मिंदगी हुई। इसने आज तक अपने पहने ओढ़ने पर गौर नहीं किया था। इसे खुशी भी हुई थी, वो इसके मामले में पॉजिटिव था। महर ने आगे बढ़कर इसके गाल पर अपने होंठ रखे। दस्तगीर ने आगे से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। वो गाड़ी से निकला। महर की तरफ का दरवाज़ा खोलते महर के आगे इसने अपनी हथेली फैलाई। महर ने अपना हाथ इसके मजबूत हाथ में देते गाड़ी से बाहर निकली। तभी किसी की आवाज़ देने पर मुड़ी हीर। महर ने सामने खड़ी हीर को देखते इसके गले से लिपक गई। दस्तगीर आलम को अपनी शादी के हवाले से बता चुका था। महर, ये मेरे शोहर आलम है। हीर ने आलम का बाजू थामते कहा। महर ने आलम को देखते सलाम किया। आलम सर हिलाकर जवाब दिया। तभी हीर की नज़र दस्तगीर पर पड़ी। आलम, ये आपके? महर, तुम शादी कब कर ली? हीर ने महर को नाराज़गी से देखते हुए कहा। महर ने अपने पीछे दस्तगीर को देखा जो रिलैक्स ऐसे ही देख रहा था। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। महर ने हीर को देखते हुए कहा। हीर इसकी बात पर सहल आ गई। महर दस्तगीर की तरफ मुड़ती हुई बोली, दस्तगीर, लंच में मिलते हैं। दस्तगीर इसकी बात पर सहल आते हुए चला गया। आलम भी अपनी कार की तरफ बढ़ गया और वो दोनों हॉस्पिटल में चली गई। दस्तगीर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब इसकी कोलीग इसके पास आई। दस्तगीर, आज मेरा बर्थडे है, सब कोलीग्स को मैंने लंच पर इन्वाइट किया है, तुम भी आना। आनिया ने इसे देखते हुए कहा, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा, शुक्रिया। दस्तगीर से जाने के बाद अपने काम में मसरूफ़ हो गए। इधर महर अकेली बैठी दस्तगीर की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। थक हार के उसने कॉल की। हेलो दस्तगीर, तुम्हें मुझे लंच पर लेकर जाना था। वो दरअसल मैं कुछ मसरूफ़ हूँ, तुम अकेली चले जाओ ना। महर ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। दस्तगीर फ़ोन को देखते हुए बड़बड़ाया, आज मेरी यकीनन खैर मैं मना लूँगा। वो एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। महर ने हीर को कहा, हीर तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। यार नहीं, मैं घर जा रही हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। महर इसकी बात पर शांति से देखते हुए बोली, तुम घर चली जाओ। हाँ, ड्राइवर को कॉल की है, आ रहा है वो मुझे लेने। महर इसकी बात पर सहल आ गई। शॉपिंग करने के बाद वो कुछ खाने रेस्टोरेंट आ गई। कितनी देर वो वेटर का इंतजार करती रही। सॉरी, वो दरअसल कुछ लोग यहाँ अपनी बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, इसलिए देर होगी आपका ऑर्डर लेने में। वेटर ने इसका ऑर्डर लिखते हुए कहा, कोई बात नहीं। वो आसपास के लोगों को देखती जब शोर की आवाज़ पर अपनी गर्दन मोड़ी। कुछ फासले पर कुछ लोग केक काट रहे थे। वो अभी अपनी गर्दन मोड़ी तभी इसकी नज़र मुस्कुराते हुए दस्तगीर पर पड़ी। महर ने महर से देखते उठ खड़ी हुई। खुद पर किसी की नज़रें महसूस करते दस्तगीर ने सामने देखा। महर की आंखों में आंसू देखते अगले ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ा मगर महर अपने बैग थामते रेस्टोरेंट से बाहर निकलेगी। दस्तगीर इसके पीछे लपका। वो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी थी जब दस्तगीर ने इसकी कलाई से पकड़कर रोका। अगले ही लम्हे महरों ने बिना सोचे समझे इसके गाल पर थप्पड़ मारा।
हाथ मत लगाओ मुझे झूठे इंसान अपना गुस्सा जब्त करते। महर का अपने हाथों में चेहरा थामा। देखो महर, मैं सच में मसरूफ़ था, मेरी कोलीग ने सबको इनवाइट किया था। महर ने इसकी बात काटते कहा, मुझे नहीं पता, छोड़ो मुझे, मैं पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई थी और तुमने मुझे इस्तेमाल किया अपनी वक़्त गुज़ारी के लिए। पता नहीं तुम्हारा कितनी लड़कियों के साथ नाजायज़ चक्कर चल रहे होंगे। दस्तगीर ने इसके मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ मारते इसका मुंह दबोचते हुए कराते कहा, मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गंदी सोच तुम अपने तक रखो। तुम अपने बारे में क्या कहती हो? दस्तगीर इसे छोड़ते हुए चला गया। महरू वहीं बुत बने खड़ी रह गई। हीर घर आते ही अपने कमरे में सोने चली गई। आलम की घर वापसी शाम के 6 बजे हुई थी। हीर कहाँ है? किचन में खाना बनाती मुलाजमा से आलम ने पूछा। सर जी अपने कमरे में है। आलम इसकी बात सुनता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया। कमरे में आया तो बेड को खाली पाया। हीर का पर्पल दुपट्टा वही बेड पर पड़ा नजर आया। हीर शायद वॉशरूम में थी। अपने हाथ में थामा हुआ कोट वहीं सोफे पर रख गया। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। हीर बाहर निकली। आलम की नज़र इसी पर थी। अभी वो चंद कदम चलकर आई थी कि इसका सर चकराने लगा। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती आलम इसे थाम चुका था। हीर क्या हुआ? इसका जर्द पड़े चेहरे को थपथपाते आलम ने कहा। हीर ने अपनी थोड़ी सी आंखें खोले आलम को देखा। आलम इसे उठाते बेड पर लटाया। क्या हुआ हीर? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। तबीयत तो ठीक है ना? आलम ने इसे देखते फिक्रमंदी से कहा। अगले ही लम्हे वो इसके साथ लगकर रोने लगी। आलम परेशान हो गया। हीर मुझे बताओ क्या हुआ है, आखिर बताओ मुझे। आलम ने गुस्से से कहा। वो रो रही है, वो दर्द हो रही है। हीर ने हिचकियों से रोते हुए कहा, कहाँ है दर्द, मुझे बताओ। आलम ने इसका चेहरा थामते कहा। वो इसके पूछने पर जोर से रोने लगी। हीर मुझे बताओ कहाँ दर्द है तुम्हें? आलम ने धाड़ से कहा। इसकी दाड़ सुनकर हीर के रोने को ब्रेक लगी। आलम इसकी बात समझते हुए उठ गया। हीर ने इसे कमरे से जाते देखा। कुछ देर बाद वो हाथ में कुछ मेडिसिन और गर्म दूध लेकर आया। मेडिसिन खाने के बाद आलम के सीने पर सर रखकर लेट गई। इसकी तेज चलती धड़कन वो अपने कानों में सुन रही थी। आलम नरमी से इसके बात सला रहा था। महर अपने फ्लैट में आई। अपने शॉपिंग बैग सोफे पर रखते वो कितनी देर गैर मेरी नुक्ते को देखते सोचने लगी। मुझे दस्तगीर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने गलत किया। मैं क्या करूँ? मुझे इसे मनाना होगा। हाँ, मुझे इसकी नाराज़गी किसी भी तरह ख़त्म करनी है। वो मेरा शोहर है। आखिर इसके पास दस्तगीर के फ्लैट की चाबी थी। वो चाबी उठाते अपनी कुछ चीज़ें लिए दस्तगीर के फ्लैट में आ गई। अपने बाल कैचर में कैद करके वो दस्तगीर के लिए कुछ अच्छा सा बनाने लगी। शाम के करीब थका हारा दस्तगीर अपने फ्लैट में आया। सारे फ्लैट में खाने की खुशबू बिखरी हुई थी। अपना बैग सोफे पर रखे दस्तगीर अपना सर सोफे की पुश से टका गया। किचन से महर बाहर निकली। दस्तगीर को सलाम किया। दस्तगीर ने अपनी आंखें बंद की। इसके सलाम का जवाब दिया। महर को इस पर बेख्तियार तरस आया और ख़ुद पर गुस्सा भी। इसे समझ नहीं आई वो कैसे से मुखातिब करे। कितनी देरी से देखती रही। ग्रे ड्रेस शर्ट जिसके ऊपर 3 बटन हमेशा की तरह खुले हुए थे कि नीचे ब्लैक पैंट पहने, बाल पेशानी पर गिरे हुए थे। दस्तगीर तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। महर की बात पर दस्तगीर उठा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो कमरे में चला गया। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद जब वो आया तो वो नाइट सूट में मलबूस था। महर ने 3 घंटे किचन में खड़े होकर बिरयानी बनाई थी। इसके लिए इसने प्लेट में बिरयानी डाली। दस्तगीर चुपचाप खाने लगा। महर के खाना ख़त्म करने से पहले ही वो टेबल से उठ गया। महर का यकदम खाने से दिल उचाट हो गया। बर्तन किचन में रखते वो कमरे में आ गई। दस्तगीर अपना लैपटॉप लिए दोबारा लॉन्च में आकर ऑफिस का काम करने लगा। महर कमरे में आकर इसे मनाने का सोचने लगी। तभी कुछ याद आने पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बेड पर रखे अपने कपड़ों वाले बैग में से सुर्ख रंग की नाइटी निकालते वॉशरूम में चली गई। काम करते दस्तगीर ने अपना सर सोफे पर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद किए टकाया। तभी इसके नाक से लेडीज परफ्यूम की खुशबू टकराई। अपनी आंखें खोल के इसने सामने देखते इसकी नज़र महर पर पड़ी जो रेड नाइटी पहने, जिसकी लंबाई इसके घुटनों से थोड़ी ऊपर थी। दूधिया टांगे नजर आ रही थी। दस्तगीर ने इससे नजर चुराता अपना लैपटॉप बंद करते हुए उठकर महर तक आया। महर ने बेख्तियार अपना कदम पीछे लिए। दस्तगीर ने इसके तरफ पर अपने हाथ रखे और इसके कान पर झुकते सरगोशी की। किचन में रखे धोने वाले बर्तन जाकर धो। अभी महर ने चूंकर इसे देखा। वो वापस सोफे पर जाकर बैठकर अपना काम करने लगा। महर अपनी पैर पटकते किचन में आई। सोफे पर बैठे दस्तगीर के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ी। रोती महर किचन में इसी हुलिये में खड़ी बर्तन धो रही थी। जब टूटी बंद करते वो मुड़ी सामने ही वो अपने हाथ में छुरी पकड़े सेब काट कर मुंह में डालते से गहरी नजरों से देख रहा था। महर इसे नजरअंदाज करती किचन से निकलती। दस्तगीर ने इसकी कलाई से पकड़ते से दीवार से लगाया। महर की चीख निकलते निकलते रुकी। दस्तगीर ने इसका चेहरा देखा। सुर्ख पड़ती आंखें रोने की शिकायत दे रही थी। नाक का भी वही हाल था। लिपस्टिक लगे सुर्ख होंठ कांप रहे थे। दस्तगीर ने हाथ में थामी छुरी की नोक इसकी नाजुक गर्दन पर फेरने लगा। महर अब अपनी सारी आंखें खोले इसे देख रही थी। अपना हाथ इसके सीने पर
इसे धिक्का दिया, सीने पर रखते इसे धिक्का दिया, जिससे वो कुछ दूर हुआ। वो किचन से निकलती कमरे तक आई। अभी वो वॉशरूम में जाती, दस्तगीर ने इससे पीछे से अपने हिसार में लिया। दस्तगीर ने झटके से इसका रुख अपनी तरफ किया। महर ने इसके सीने पर अपना हाथ रखा। वो इसकी कमर को अपनी गिरफ्त में ले गया। एक हाथ इसके बालों में लाते इसने इन्हें दबोचा। बेसाख्ता महर के मुंह से करार निकली। तभी दस्तगीर ने इसके कान में सरगोशी की, तुम आज मेरी शिद्दतें देखोगी, तुम्हें खुद को मेरे सीने में छुपाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहते दस्तगीर इसे अपनी बाह में उठाए बेड पर ले आया। दस्तगीर आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। एक लम्हे के लिए वो इसका चेहरा दिखता रहा। अपना हाथ बढ़ाकर इसने कंबल खुद फैलते महर को दोबारा बेड से लगाया। महर अपनी आंखें बंद कर ली। महर की अपनी आंखें बंद कर लेने पर दस्तगीर के चेहरे पर मुस्कान है। इसने अपने होंठों से इसकी आंखों को छूते एक बार फिर से वो इसके लबों पर झुक गया। आस्ता आस्ता इसके नाजुक वजूद पर अपनी गिरफ्त सख्त करता जा रहा था। गुजरते हर लम्हे में वो अपनी शिद्दतों में इजाफा करता जा रहा था। महर ने घबरा कर इसके सीने पर हाथ रखकर इसे रोकना चाहा, लेकिन वो इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लेते इसके वजूद पर हावी हो गया। महर इसकी शिद्दतों से हार कर इससे एक बार फिर से अपना आप सौंप गई थी। महर ने खिड़कियों से पर्दे हटाए। खिड़कियों से निकलती रोशनी ने दस्तगीर को नींद से बेदार किया। इसने लेटे ही महर को घूरा। महर आगे से हल्का सा मुस्कुराती हुई बाहर किचन में चली गई। पीछे दस्तगीर इसका रद्देमल देखकर हैरान रह गया। इसे तो लगा था कि उसे ये कहेगी, इस तरह क्या घूर रहे हो। वो उठकर मुंह धोते किचन में गया, जहां वो इसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। वो एक बार फिर से हैरान हुआ। दस्तगीर ने इसका रुख अपनी तरफ करते बेख्तियार इसका माथा छूते कहा, बुखार तो नहीं है तुम्हें, या तुम कहीं गिरी तो नहीं सुबह। महर ना समझी से देखने लगी। ये तुम ही हो ना महर। दस्तगीर ने इसका चेहरा थामते हुए कहा, क्या हो गया है आपको? आप इतनी इज्जत। महर मुझे इतना हैरान ना करो यार, कहीं रात को क्या रोमांस, कहीं तुम्हारी याददाश्त तो नहीं ले गया। दस्तगीर की बातों से इसका दिमाग घुमा। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें इज्जत दी जाए, हटो पीछे। दस्तगीर कहका लगाकर हंसा। वैसे तुम रात को पटाखा लग रही थी। महर ने गर्दन मोड़कर से घूरा, जिसका वो असल लिए बगैर इसे अपने हसार में ले गया। हीर की आंख देर से खुली। अपने साथ आलम की खाली जगह को देखते वो उठी और घड़ी पर नजर डाली, जो दोपहर का 1 बजा रही थी। मैं इतनी देर सोती रही। वो उठकर फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो किचन में आई तो इसने मुलाजमा से कहा, आलम कहाँ है? जी मैडम जी, वो तो सुबह ही चलेगी ऑफिस। हीर का मुंह खुल गया। मुझसे मिले बगैर वो ऑफिस चलेगी, मेरी फिक्र नहीं बिल्कुल भी इन्हें। हीर अपने ख्यालों से मुलाजमा की आवाज़ से निकली, आपके लिए खाना लगाओ? नहीं, मुझे भूख नहीं। वो अपने कमरे में आ गई। पहले इसने हॉस्पिटल जाने का सोचा, फिर अपना इरादा तर्क करते वो बालकनी में आकर धूप में बैठ गई। जनवरी शुरू हो गया था, जिसकी वजह से सूरज की धूप इसे सुकून पहुंचा रही थी। अपने हाथ में थामे फ़ोन को देख रही थी, जैसे किसी की कॉल का इंतज़ार। आज मुझे भूल ही गए हैं। सही कहते हैं लोग, आदत लगाकर छोड़ जाते हैं। फ़ोन की स्क्रीन पर उंगली चलते ही ने सोचा, तभी फ़ोन पर कॉल आई। नंबर देखे बगैर इसने कॉल पे की। आलम नहीं, मैं तैयबा बात कर रही हूँ। हीर को ऐसा लगा जैसे इसका दिल किसी मुट्ठी में जकड़ा। अपने होंठ बींचकर इसने अपने आंसू पर काबू पाया। अम्मी मैं ठीक हूँ, तुम रो रही हो? फ़ोन में से तैयबा बेगम की परेशान सी आवाज़ है। नहीं, वो गला ख़राब है मेरा, इसलिए लग रहा है, हीर ने तसल्ली देते हुए कहा। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद हीर ने फ़ोन बंद कर दिए। एक बार फिर से इसकी आंखें भीगने लगी। तभी आलम की गाड़ी की आवाज़ आई। हीर उठती हुई कमरे में आई। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपने हाथों से अपने बाल ठीक करते कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियाँ उतरते इसने आलम को देखकर इसके बुझे चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही लम्हे आलम के साथ दरवाजे से आती लड़की पर इसकी नज़र पड़ी, जो हंसते हुए आलम का कंधा छू रही थी। वो भी सोच रही थी कि वो दोबारा अपने कमरे में चली जाए। तब भी आलम की नज़र हीर पर पड़ी। वो देखकर मुस्कुराया, मगर वो आगे से मुस्कुरा भी ना पाई। हीर, ये मेरी कज़न मारिया और मेरी बीवी हीर। आलम। हीर आगे बढ़कर मारे के गले लगी, मगर मारिया से कुछ खास गर्मजोशी से नहीं मिली। आलम, तो मुझे अब खड़े ही रखोगे? मारिया ने एक बार फिर से आलम को छूते कहा। हीर अपने होंठ बींचकर अपना गुस्सा जब्त करने लगी। इसे मारिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। एक्सक्यूज़ मी। वो दोबारा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी इसके कानों में ये आवाज़ पड़ी, मेरे ख्याल से तुम्हारी वाइफ मुझे देखकर ज़्यादा खुश नहीं हुई। एक लम्हे हीर का दिल जाहे से बोल दे, हाँ मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मगर वो आलम की बात पर नहीं बोली। इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। हीर अपने कमरे में आई। इसका दम घुटने लगा। अपना दुपट्टा से नोचते बेड पर फेंका और खुद भी बैठ गई। आलम मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं भी नहीं बात करूँगी। अपने खुले बालों को वो जूड़े में
कैद करते हुए बड़बड़ाई। वो तकरीबन 1 घंटा कमरे में आलम का इंतजार करती रही मगर वो नहीं आया। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी तब तक जब तक आलम खुद ना बुलाने आए मुझे खाने का। तभी मुलाजमा दरवाज़ा नॉक करती कमरे में आई। मैडम आकर डिनर कर लें। हीर का दिल चाहा वह ना जाए, कल रात से वो भूखी है। अच्छा मैं आती हूँ, तुम जाओ। अपना दुपट्टा गले में लेती हुई नीचे चली गई। मारिया तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? मारिया ने आलम की तरफ देखते हुए कहा, मैं सब्जियां नहीं खाती। आलम तुम मुझे बताती, मैं मुलाजमा को बोल देता। हीर अपनी खाली प्लेट को देखती इनकी बातें सुन रही थी। आलम हम बाहर खाना खाने चलते हैं। मारिया ने आलम को देखते कहा, चलो फिर, वैसे तुम मुझे सुकून से बैठने नहीं दोगी। हीर तुम चलोगी हमारे साथ? आलम ने इससे सारी गुफ्तगू में पहली बार हीर को मुखातिब करते कहा। हीर के जवाब देने से पहले मारिया बोली, तुमने खुद कहा इसकी तबीयत नहीं ठीक, इसे घर पर रहने दो। हीर ने आलम को देखते सोचा कि वो इसे अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन इसकी गलत फहमी साबित हुई। हाँ तुम ठीक कह रही हो, आलम ने उठते हुए कहा। हीर ने अपनी प्लेट में सालन निकालने लगी। तुम मुझे आइसक्रीम भी खिलाओगी? आलम इसकी बात पर हंसते हुए तुम मुझे आइसक्रीम भी खिलाओगी? आलम इसकी बात पर हंसते हुए बोला, अच्छा बाबा ठीक है चलो। अब वो चला गया। इसने एक बार भी हीर को मुड़कर नहीं देखा था। एक और इसके दिल में बदगुमानी ने जन्म लिया। रोटी का नवाला इसके गले में जैसे अटक गया, इससे खाना खाना मुश्किल होने लगा। वो उठी, मैडम बर्तन उठा लो। हीर इसकी बात पर सहलाती हुई अपने कमरे में आ गई। इतनी देर से जो अपने आंसू पर वो काबू पा रही थी, अपने चेहरे को हाथों में छुपाए फुट फुट कर रोने लगी। दस्तगी जो स्पेशल डिनर सोचकर खुश होते हुए कुर्सी पर बैठा था, बोलकर के ढक्कन उठाते इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। ये क्या है? तुम मेरा मतलब करेले? महर ने जल्दी से बात बदलते कहा, हाँ नजर आ रहा है, लेकिन तुमने इन्हें जला कर ही रख दिया है। तुम भी सड़े हुए करेले हो। महर ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुमने मुझे कुछ कहा? दस्तगीर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। वो इसके ऐसे देखने पर गड़बड़ाई, फिर संभलते हुए बोली, मैं टीवी देख रही थी तो ये कोई हाल नहीं तुम्हारा। मुझे लगा कल की तरह आज फिर कुछ अच्छा बना होगा। मगर दस्तगीर ने आखिर में मुंह बगाड़ा। वो इसलिए नहीं बना क्योंकि तुमने कल मेरी तारीफ नहीं की थी। कल सारी रात तुम्हारी तारीफ ही तो करता रहा मैं। दस्तगीर ने से शरारती लहजे में कहा, मैंने खाने की बात कर रही हूँ। महर ने जलकर कहा, अच्छा खैर कुछ और नहीं है क्या? जो भी है अब तुम्हें यही खाना होगा। खाना तो खाओ, नहीं तो खाना तो फिर भी यही खाओ। महर ने मसनूई मुस्कुराहट लाते हुए कहा, और अगर मैं ना खाऊं तब? दस्तगीर ने से चैलेंज करते कहा, मैं ये सारा पानी तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगी। दस्तगीर इसकी बात पर हंसा, फिर तुम्हें शावर के नीचे खड़ा कर दूंगा जैसे पहले मैंने किया था, और तुम जानती हो मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। मुझे हाथ तो लगा कर दिखाओ। तो महर ने इसे घूरते हुए कहा, सिर्फ हाथ ही नहीं मैं तो। दस्तगीर ने अपनी बात दूरी छोड़ते जल्दी से इसके गाल पर अपने होंठ रखे पीछे हुआ। महर के गाल ढकने लगे, ज्यादा मक्खन न लगाओ, चुप करके यही खाओ। महर ने इसे रोटी डालते हुए कहा, हाँ तुम मक्खन कहाँ लगाने देती है? दस्तगीर ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अभी इसने 1-2 नवाले लिए थे कि दस्तगीर ने इसे बेचारगी नजरों से देखा। खाओ चुप करके, महर ने नखुगी से कहा। दस्तगीर मरता क्या ना करता, चुपचाप खाना खाने लगा। वो कितनी देर रोती रही, इसका सर दर्द से फट रहा था। अभी सर दर्द की मेडिसिन लेते वो अपनी दर्द करती आंखें बंद करके तभी से अपने कमरे की तरफ आते कदमों की आवाज़ आई। वो आलम के कदमों की चाप थी। इसने जल्दी से अपनी आंखों पे हाथ रखा, कमरे का दरवाज़ा खोला, फिर अलमारी की तरफ के ड्रॉ खोला। यकीनन वो शावर लेने जाने लगा था। फिर इसे वॉशरूम के दरवाज़ा खुलने और बंद की आवाज़ आई। फिर इसे वॉशरूम से गिरते पानी की आवाज़ आई। वो इसी तरह लेटी रही। शावर बंद हुआ और पानी गिरने की आवाज़ भी बंद होगी। फिर वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। हीर हल्का सा हिली। हीर तुम जाग रही हो? अपने बाल खुशक करते आलम ने इसे हिलते हुए देखकर कहा। हीर ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। टावर रखते वो बेड पर आकर हीर के साथ जुड़कर लेट गया। हीर ने खिसक कर कुछ फासले पर हुई। आलम ने करीब होते इसका बाजू चेहरे से हटाकर इसका चेहरा देखा। सुर्ख आंखें जो सूजी हुई थी, नाक भी सुर्ख हुआ था। हीर अपना हाथ झटके से छुड़वाती हुई बैठकर अपने बाल जोड़े में बांधने लगी। आलम ने बैठते हुए दोबारा इसने ढीले हुए जोड़े को खोल दिया। हीर ने अपना रुख इसकी तरफ किए, गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो नहीं करा जान। आलम ने इसका हाथ पकड़ना चाहा। हीर ने इसका हाथ झटक दिया। आलम ने इसका चेहरा देखा। इसे वो कहीं से मजाक के मूड में नहीं लगी। क्या हुआ है तुम्हें? कहते वो इसे अपने हसार में ले गया। छोड़िए मुझे, मेरा दम घुट रहा है। आलम छोड़े मुझे। इसके सीने पर हाथ रखते हीर ने फासला करते हुए कहा। इसकी मजामत पर आलम की पेशानी पर बल नमूदार हुआ। ये क्या तरीका है? हीर इसकी बात नजरअंदाज करते हुए बोली, आप जाओ यहाँ से कुछ देर के लिए। मैं क्यों जाऊँ? आलम ने अपना गुस्सा पीते हुए कहा। अलबत्ता इसका लहजा सख्त था। ठीक है फिर मैं चली जाती हूँ। हीर बेड से उठती हुई बालकनी में चली गई। आलम वहीं अपना गुस्सा जब्त करते रह गया। कुछ देर खुली फिजा में रहते हुए दोबारा कमरे में आ गई। टीवी देखते आलम को नजरअंदाज करती वो तकिया लेते सोफे की तरफ बढ़ी। आलम होंठ भींचते रिमोट बेड पर फेंकते इसके सर पर खड़ा हो गया। हीर एक नज़र इसे देखती अभी लेटती। आलम ने इसे उठाते अपने कंधों पर गिराया। वो इसकी कमर पर मुक्के बरसाने लगी। इसे बेड पर गिराते हुए इसके ऊपर झुका। नीली आंखों में गुस्सा था जबकि बड़ी बड़ी काली आंखें
आंखों में डर खौफ था। मुझे नहीं आपके पास रहना, आप ज़बरदस्ती मुझ पर हक जमाते हैं। मुझे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है आपसे। मैं सुबह ही अपनी अम्मी के घर। इसकी बात पूरी होने से पहले ही आलम ने इसका रुख अपनी तरफ करते इसके बालों से पकड़ते हुए धारते कहा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे नहीं रहना आपके साथ। हीर की खूबी में कमी ना आई। आलम हैरान हो रहा था कि आखिर वो इतना नाराज़ क्यों थी। आलम ने इसे छोड़ते हुए कहा, जाओ, सुबह क्यों जाओगी? तुम अभी जाओ, इसे हिलते ना देखते। आलम इसे दरवाजे तक लाया। हीर अपना रोना भूले से देखने लगी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, ये वही आलम है। हीर ने अपना बाजू छुड़ाते हुए चुपचाप बेड पर आकर बैठ गई। आलम गुस्से से इसे देखता बालकनी में चला गया। कुछ देर तक वो इसका इंतजार करती रही। जब वो नहीं आया तो हीर उठती हुई इसके पीछे चली गई। वो सामने ही कुर्सी पर बैठा सिगरेट पीता हुआ नजर आया। हीर छोटे छोटे कदम लेती इस तक आई। आलम इसकी मौजूदगी महसूस कर चुका था, लेकिन फिर वो अनजान बना रहा। हीर इसके सामने आकर खड़ी होगी। आलम कुर्सी से टेक लगाते इसे देखने लगा, जो ब्लू शॉर्ट सी कमीज और इसके साथ सफ़ेद खुला ट्राउजर पहने हुई थी। हीर ने अपने बाल कानों के पीछे करते अपनी नज़र इसकी तरफ की। नीली आंखों का काली आंखों से टकराव हुआ। इसके हाथ से सिगरेट पकड़ते इसने इसे दूर उछाल दिया और अपना नरम सा हाथ इसके हाथ पर रख दिया। इसका नरम से लम्स महसूस करते आलम ने अपनी आंखें बंद करते कुर्सी की पुष्ट से अपना सर टका दिया, मगर इसने अपनी आंखें नहीं खोली। हीर ने इसका चेहरा थामते अपनी तरफ किया। आलम ने अपनी आंखें खोली। नीली आंखें खामोश और उदास थी। कुछ लम्हे इसी तरह गुजर के चांद इन्हें देखते बादलों में छुप गया। हीर ने अपना चेहरा दूर किया। आलम ने अपनी नई आंखें खोली। इससे हीर की आंखें भीगी हुई दिखी, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। इसे कुछ कहते ना देखते हीर ने उठना चाहा, मगर आलम ने इसे अपनी बाहों में उठाए कमरे में ले आया। इसे लटाते आलम ने एक जलती लाइट भी बंद कर गया। देरे हीर उठ बैठी। इससे लगा फिर वो इसे छोड़कर चला गया है। वो अभी सोच ही रही थी कि जब इसे अपने चेहरे पर आलम की गर्म सांसें अपने पुर पर वो इसका लम्स महसूस कर रही थी, तब आलम ने इसके कान में सरगोशी करते हुए पूछा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? नहीं करती हूँ, आपने मुझे इग्नोर किया। मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, मैं नाराज़ हूँ आपसे। कवर बदलते हुए वो बोली तो आलम इसकी नाराज़गी पर मुस्कुराते हुए अपनी पनाहों में लेता एक बार फिर इसकी गर्दन पर अपने लबों से मोहर लगाने लगा। वो मनाएगा भी अपने अंदाज से। कभी वो नाराज़ होने से पहले सोच लेती। वो जा बजा इस पर अपनी शिद्दतों का लम्स छोड़ रहा था। सारी रात तो वो इसकी कभी शिद्दतें बर्दाश्त करती और कभी वो उसके सीने में खुद को छुपाती। बाहर एक बार फिर से चांद बादलों में छुप गया। हीर के करवट लेने से आलम की आंख खुली। वो इसकी बाजू पर अपना सर रखे इसकी तरफ रुकी, आंखें बंद किए लेटी हुई थी। इसे देखते बीती हुई रात के लम्हे याद इसे फजर की अज़ानों के बाद जब इसने हीर को बड़ी मुश्किल से आंखें खोले इसका साथ निभाते देखा तो इसे खुद ही इस पर तरस आ गया। कितने खूबसूरत लम्हात थे जो इसने इसके साथ गुजारे थे। हीर ने थोड़ी थोड़ी अपनी आंखें खोलते मुस्कुराते हुए आलम को देखा। अगले ही पल वो अपना चेहरा झुका के इसका चेहरा अपने हाथ से ऊपर करके इसकी बंद लरजती पलकों को देख रहा था। हीर ने आंखों से पर्दा हटाया तो वो जान लुटाती नजरों से इसके चेहरे के रंग देख रहा था। इसकी खुली आंखों को देखकर वो दिल फरेबी से मुस्कुराया। हीर बेड पर वजन डालकर उठी। वो आलम के सफ़ेद ट्राउज़र में मलबूस थी जो वो अक्सर रात को पहनकर सोता था। खुला और बड़ा होने की वजह से हीर ने इसके बाजू फोल्ड किए। तभी इसे पीछे से अपने हिसार में लेते आलम ने कहा, अब तो नहीं ना मुझसे कहोगी कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती? हीर ने अपना सर नफ़ी में लाया। वैसे कल रात की उतना नाराज़ थी, मैं समझ नहीं पाया। हीर घूमती हुई अपना रुख इसकी तरफ कर गई। हीर ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, मैं आपको जब छोड़ती हूँ तो आपको क्या महसूस होता है? सुकून और खूबसूरत सा एहसास? आलम ने इसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जब आपको छूती हूँ तो अब आपको क्या महसूस होता है? सुकून और खूबसूरत सा एहसास? आलम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए कहा, तो जब कोई और लड़की आपको छुए तो फिर आपको कराहत महसूस होनी चाहिए। मैं रात को बहुत जेलस हुई थी, मगर आपको कोई मेरी परवाह नहीं थी, मैंने देखा था। आलम ने इसका फिर से मूड ख़राब होते देखते जल्दी से बात संभालने का, देखो जानो, वो मेहमान है और तुम मेरी वाइफ। मेरे दिल में तुम हो, मेरी हर सांस में तुम बसती हो, वो नहीं। तुम मेरा जुनून हो हीर। मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहा है और सारी ज़िंदगी इसी तरह तुम्हें चाहूँगा। इसकी बात पर ही झटके से इसके सीने से लगी, जिसकी वजह से आलम का सर पीछे बेड पर लगा। ही जल्दी से इसका सर सराने लगी, मुझे माफ़ कर दे आलम, मेरी वजह से सर आपका इतने ज़ोर से लगा। आलम ने इसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखते कहा, तुम्हारे दिए दर्द से भी मुझे मोहब्बत है हीर। आलम, अच्छा मुझे रात की तरह एक मीठी सी किस तो दो। इसकी बात पर इसके गाल दहकने लगे थे। मुझे वॉशरूम जाना है। खिड़की से आती हुई हवा इससे हीर के बाल उड़ा रहे थे। आलम ने आसगी से इसके होठों को छुआ, अपनी नज़र झुकाई। हीर सांस लेने लगी। इसे देखते आलम के होठों पर मुस्कुराहट आई। मैंने दस्तगीर को वॉशरूम से बाहर निकलते देखा। वो इसकी तरफ लबकी, दस्तगीर आई एम सॉरी, मैं अब ठीक से खाना बनाऊंगी, मुझे नहीं
तुम्हें ज़बरदस्ती खिलाना चाहिए था। मेहर ने परेशान होते हुए कहा। दस्तगीर इसका हाथ अपने हाथ में लेते बेड पर बैठ गया। मैं बहुत बुरी हूँ ना? मेहर ने इसे देखते हुए कहा। हाँ, तुम बहुत बुरी हो। मेहर ये समझ रही थी कि वो कहेगा कि नहीं यार तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, मगर इसकी गलतफहमी। मेहर ने इसके पेट में एक मुक्का मारा। आह, मुझे दर्द हो रही है। पहले तुम बीमार करती हो फिर ऐसे मारती हो। सॉरी। मेहर इसे बेड पर लटाने लगी। तुम सुबह ऑफिस नहीं जाओगे? आई समझ दस्तगीर इसकी बात पर सहला गया। मैं उठकर जाने लगी जब इसने इसका हाथ पकड़ा। कहाँ जा रही हो? किचन तुम्हारे लिए कुछ बनाने रहने दो, तुम बस मेरे पास रहो। मेहर दस्तगीर ने मेहर को भी अपने साथ लटाते कहा। मेहर इसके सीने पर सर रखकर लेट गई। मेहर इसने इसकी तरफ देखा जो इससे ही देख रहा था। तुम मुझे कॉल क्यों करके परेशान करती थी? वो मैं वैसे ही। मेहर इसकी बात पर चड़पटा गई। वैसे ही क्यों? दस्तगीर ने इसे बोलने पर मजबूर किया। बस दिल करता था तुम्हें परेशान करने का, इसलिए। मेहर ने इसकी हल्की हल्की शेव को छूते कहा। अब मुझे चाहिए कि मैं तुम्हें परेशान करूं? दस्तगीर ने शातिन अंदाज में कहा। दस्तगीर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। मेहर ने इस पर झुकते इसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? दस्तगीर की आंखों में शार टपकी। नहीं, मैं तो नहीं तुमसे मोहब्बत करता। मेहर ने इसके शेव के बाल खींचे, शैम्पू किए बाल खींचते कहा। फिर मैंने इसके शेव के बाल खींचते हुए कहा। फिर किसी से मोहब्बत करते हो? अपने आने वाले बच्चों की मामा से। दस्तगीर मेहर को देखते शरारती लहजे में बोला। मेहर के गाल गुलाबी होने लगे। तुम शर्माती हो, मेरे दिल के बहुत करीब लगती हो। दस्तगीर ने इसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा। मेहर आगे से कुछ नहीं बोली। तो फिर कब तुम मुझे एक प्यारी सी बेटी दे रही हो ताकि मैं इसके साथ प्यार करूँ और तुम हमसे जालिस हो? दस्तगीर ने मुस्कुराकर कहा। तुम मुझसे प्यार करना फिर छोड़ दोगे? मेहर ने खफगी से कहा। हाँ, क्योंकि मैं फिर अपने बच्चे की मामा से प्यार करूंगा ना? मेहर इसकी बात पर हंसने लगी। चंद अरसे बाद दस्तगीर अपने लैपटॉप पर काम कर था जब मेहर कमरे में आई। हाय अल्लाह, पास बैठकर नुकसान करवा रहे हो? 3 साल महानूर के हाथ से मेकअप किट लेते मेहर ने दस्तगीर से कहा। मैं खुद दी थी यार, वो रो रही थी। दस्तगीर ने से देखते कहा। तो आपको मेरी ही चीज़ें मिलती हैं क्या? यार ये रो रही थी, मैंने चुप करवाने के लिए पकड़ा दी। अभी मैंने पिछले हफ्ते नया मेकअप लिया था, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। इतना कहते मेरे कमरे से बाहर चलेगी। दस्तगीर ने महानूर की तरफ देखा जो इससे ही मासूम मुंह बनाए देख रही थी। कोई बात नहीं बेटा, आपकी मामा को मैं मना लेता हूँ। बाबा आप कैसे मनाओगे मामा को? महानूर की मासूमियत सी बात पर दस्तगीर के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आई। मैं भी मामा को वैसे ही मना लूँगी, फिर वो नाराज़ नहीं होंगी मुझसे। दस्तगीर इसके बाद पर कहका लगाकर हंसते हुए बोला। बेटा वैसे सिर्फ आपके बाबा ही मना सकते हैं। अच्छा आप इधर ही रहो, मैं आता हूँ आपकी मामा को मना कर। दस्तगीर ने उठते हुए कहा। वो कमरे से बाहर निकला तो किचन में बर्तन धोती मेहर के पास चला है। बर्तन धोती मेहर इसकी मौजूदगी नहीं महसूस कर पाई। अपने ध्यान से बर्तन धोती मेहर को अपनी गर्दन पर नरम सा लम्स महसूस हुआ। साबुन लगी प्लेट हाथ से स्लिप होती सिंक में जा गिरी। मेहर ने अपनी आंखें बंद कर ली। दस्तगीर ने इसके ढीले वजूद में कैद दस्तगीर ने इसके ढीले जुड़े में कैद बाल इसकी पुश्त पर बखेर दी। इसके बालों में अपना चेहरा छुपाते इसकी खुशबू अपने अंदर ताने लगा। जब कानों में मेहर की आवाज़ पड़ी। दस्तगीर महानूर आ जाएगी, ना करो। दस्तगीर ने मेहर का रुख अपनी तरफ किया। मेहर ने इसकी आंखों में देखा। हर तरफ इसे इसके लिए मोहब्बत जुनून नजर आ रही थी। दस्तगीर ने इसके गाल पर अपने होंठ रखे। अब बताओ मेरी बेटी से और मुझसे नाराज़ तो नहीं होना? दस्तगीर ने दूर होते कहा। ओ तो ये बात है, मैं भी कहूँ तुम्हें इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर? मेहर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। दस्तगीर इसकी बात पर कहका लगाकर हंसा। मेहर भी हंसने लगी। तभी किचन में महानूर आई। बाबा आपने मामा मना भी लिया, आप ऐसा क्या करते हो? मेहर ने इसकी बात पर दस्तगीर को आंखें दिखाई। बेटा कुछ नहीं करता, आपकी मामा मुझे देखकर खुद ही मान जाती है ना मेहर? मेहर इसकी बात पर मुस्कुरा दी। आलम घर में आया तो इससे अपना छोटा सा शैतान नजर आया। डैड अपने मामा को देखा है? 4 साल ज़ुहान ने कहा। मुझे क्या पता हो, मैं तो अभी ऑफिस से आया हूँ। अपना कोट सोफे पर रखते आलम ने कहा। यार मामा मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही थी, मुझे लेकिन नहीं मिल रही वो। आलम इसकी बात पर हंसते हुए बोला। मैं ढूंढता हूँ आपकी मामा को, आप भी ढूंढो। ज़ुहान सर हिलाते हुए कमरों में देने लगा। आलम अपने कमरे में आया तभी इसकी नज़र पर्दे के पीछे कोई हिलता हुआ महसूस हुआ। आलम चलता हुआ वहाँ खड़ा हो गया, अपना हाथ बढ़ाते खिड़की कलाई से पकड़ते इससे अपने रूबरू किया। आलम आप कब आए? मैं वो ज़ुहान के साथ खेल रही थी, ही ने इसकी नीली आंखों में देखते हुए कहा। आलम ने इसकी बात का जवाब ना देते अपना हाथ इसकी कमर पर टका गया और इससे झटके से अपने करीब किया। मेरे साथ खेला करो। आलम ने इसके होंठों पर अपनी उंगली ट्रेस करते कहा। आपके साथ? हीर अब आज भी इसकी कुर्बत से घबराती थी। मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी, आप मुझे जल्दी ही तलाश कर लोगे। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मौजूदगी बहुत अच्छे से महसूस कर लेता हूँ। आलम ने इसके बाल चेहरे से हटाते हुए कहा। बाबा ज़ुहान की आवाज़ सुनते हीर आलम से दूर हुई।
मामा मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं देखा। ज़ुहा ने बड़ों जैसे बोलते हुए कहा, सिर्फ आपके पापा ही मुझे ढूंढ सकते हैं। हीर ने ज़ुहा के फूले गाल चूमते हुए कहा, तो फिर मुझे पापा से ट्रेनिंग लेनी होगी। हीर और आलम दोनों एक साथ इसकी बात पर हंस पड़े। इस तरह फिर आलम और हीर ने जुनून इश्क नावल को ख़त्म करते अपना फ़र्ज़ इस तरह आयशा आरफ ने जुनून इश्क नावल को ख़त्म करते अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। उसका नावल का नाम है जुनून इश्क और इसकी राइटर हैं आयशा आरफ। तो आप मुझे बताइएगा कि इस नावल में आपको क्या क्या कमी महसूस हुई। मुझे जो कमी महसूस हुई वो ये हुई है कि आलम और हीर का जो बचपन में निकाह हुआ था, तो इसकी जो मामा थी वो सगी थी, जिसने हीर के लिए अगर कुछ स्टेप उठाया तो उसको मारने की कोशिश की थी। तो क्या रीज़न बनी थी और महर के वालिदैन किधर थे। बस ये कुछ चीज़ें मुझे अधूरी लगी। बाकी नावल बहुत अच्छा था। आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मेरी बात से एग्री हैं। और इंशाल्लाह नए नावल के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।